हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल आई विल पर, जिसमें कि हम कर रहे थे पॉलिटी की टेस्ट सीरीज़। और आज हम आ जाते हैं अपने लेक्चर नंबर 3 पर। मतलब हमारा फर्स्ट टेस्ट जो है वो कंप्लीट हो गया है। अब आ जाते हैं हम अपने सेकंड टेस्ट पे। ठीक है, तो उसके फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। और अगर आपके कोई फ्रेंड्स और भी प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उनको भी आप इस चैनल के बारे में बता सकते हैं। और इसके अलावा आपको अगर इसकी PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हो, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए जल्दी से जल्दी शुरू करते हैं आज के फर्स्ट क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट विद रेफरेंस टू कैंटोनमेंट बोर्ड। कैंटोनमेंट बोर्ड के बारे में क्या चीज़ सही है? ठीक है, कैंटोनमेंट बोर्ड के बारे में हमें बताना क्या चीज़ सही है। सबसे पहले है इट इज़ एस्टेब्लिश्ड फॉर म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन फॉर सिविलियन पॉपुलेशन इन द कैंटोनमेंट एरिया। सबसे पहले बोल रहे हैं कि ये जो है ये म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन के लिए एस्टेब्लिश की जाती है, जहाँ पे सिविलियन पॉपुलेशन जो है वहाँ की कैंटोनमेंट एरिया की, वहाँ पे म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन करता है क्या? कैंटोनमेंट बोर्ड। ठीक है, तो ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। वहाँ पे सिविलियन पॉपुलेशन जो रहती है कैंटोनमेंट एरिया में, उसका एडमिनिस्ट्रेशन करता है कैंटोनमेंट बोर्ड। बिल्कुल सही है। सेकंड है इट वर्क्स अंडर एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ऑफ यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। तो याद रखना ये जो है होम मिनिस्ट्री के अंडर नहीं आती है। किस मिनिस्ट्री के अंडर आती है? ये आते हैं डिफेंस मिनिस्ट्री के अंडर। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट हमारी रॉन्ग होगी, क्योंकि ये मेनली हमारी किस मिनिस्ट्री के अंडर आती है? ये हमारी डिफेंस मिनिस्ट्री के अंडर आती है। थर्ड है इट कंसिस्ट ऑफ पार्टी इलेक्टेड एंड पार्टली नॉमिनेटेड मेंबर्स। ये स्टेटमेंट जो है ये भी हमारी बिल्कुल सही है। इसमें कुछ इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं और कुछ नॉमिनेटेड मेंबर्स होते हैं। और जो इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं उनका जो टर्म होता है वो होता है 5 ईयर्स। कितना होता है? 5 ईयर्स होता है उनका टर्म। और नॉमिनेटेड मेंबर जितने टाइम तक मतलब वो उस स्टेशन में रहेंगे उतने टाइम तक होगा। ठीक है, मतलब जो नॉमिनेटेड मेंबर होंगे उनका टाइम पीरियड तब तक रहेगा जब तक वो वहाँ पे उस स्टेशन में है। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखनी है आपको। और मेनली कैंटोनमेंट बोर्ड जो है ये एक टाइप की स्टैट्यूटरी बॉडी है, क्योंकि ये एक एक्ट के अंडर बनाई गई है जिसको बोलते हैं कैंटोनमेंट एक्ट 2006। कैंटोनमेंट बोर्ड किसके अंडर बनाया गया है? कैंटोनमेंट एक्ट 2006 के अकॉर्डिंग इसको बनाया गया है। ठीक है, तो सेकंड स्टेटमेंट रॉन्ग है, थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट है। हमारी फर्स्ट एंड थर्ड करेक्ट है और हमसे पूछा करेक्ट आंसर, तो हमें बताना सी। ठीक है, आ गया ये मतलब कैंटोनमेंट बोर्ड के बारे में आपको पता चल गया। अब इसके बाद मतलब आप पूछोगे कि कैंटोनमेंट बोर्ड के प्रेसिडेंट कौन होते हैं। ठीक है, अगर हम इसके प्रेसिडेंट की बात करें कैंटोनमेंट बोर्ड के प्रेसिडेंट कौन होते हैं? वो कौन होते हैं? वो होते हैं मिलिट्री ऑफिसर। कौन होते हैं? मिलिट्री ऑफिसर, जो उस स्टेशन को वो करते हैं, जो स्टेशन को कमांड कर रहे होते हैं, वो वहाँ के मिलिट्री ऑफिसर ही यहाँ के प्रेसिडेंट होते हैं। ठीक है, अब बोलोगे वाइस प्रेसिडेंट भी होते हैं। यहाँ पे याद रखना है कि यहाँ पे वाइस प्रेसिडेंट भी होते हैं। तो वो कौन होते हैं? वो मतलब जो भी इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं ना, उन्हीं में से एक को सिलेक्ट कर लिया जाता है वाइस प्रेसिडेंट बनने के लिए। और जो भी मतलब इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं उनका मैंने बता दिया 5 ईयर्स टर्म होता है, तो इनका भी कितना टर्म होता है? 5 ईयर्स टर्म होता है। ठीक है, और मेनली ये जो कैंटोनमेंट बोर्ड है ये एक म्यूनसिपैलिटी की तरह ही काम करता है। किसकी तरह काम करता है? म्यूनसिपैलिटी जैसे काम करती है वैसे ही ये भी काम करते हैं। ठीक है, और कैंटोनमेंट बोर्ड में एक मतलब एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स होते हैं, एक एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होते हैं। एग्जीक्यूटिव ऑफिसर याद रखना, एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होते हैं कैंटोनमेंट बोर्ड में एक। उनका जो अपॉइंटमेंट होता है वो करते हैं हमारे प्रेसिडेंट। कौन करते हैं उनका अपॉइंटमेंट? उसका अपॉइंटमेंट करते हैं हमारे प्रेसिडेंट, एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जो कैंटोनमेंट बोर्ड में होते हैं। और जो ये एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स है ना, ये ही सारे जो रिजोल्यूशन है, डिसीजन सब बोर्ड के, वो सारे इंप्लीमेंट करते हैं। ठीक है, याद रखना। और ये जो है ये सेंट्रल कार्डर से बिलोंग करते हैं। ये एग्जीक्यूटिव किस कार्डर के होंगे? ये सेंट्रल कार्डर के जो एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होंगे। ध्यान रखना इन सब चीज़ों को। किसके बारे में? हमारे कैंटोनमेंट बोर्ड के बारे में। ठीक है, तो ये हो गया हमारा कैंटोनमेंट बोर्ड। अर्बन लोकल बॉडीज़ में ये आता है, किसमें आता है? अर्बन लोकल बॉडीज़ में आता है। और वो किसके अकॉर्डिंग बनी थी? 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के अंडर वो बनी थी। क्या? अर्बन लोकल बॉडीज़। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन हो जाता है कंप्लीट। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। रामानुजन प्राइज़ के बारे में बताना है, जो कि मैथमेटिक्स के फील्ड में दिया जाता है। सबसे पहले है ये, इसको ये देती है, इट इज़ अवॉर्डेड बाय यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज इन मेमोरी ऑफ श्रीनिवासन। सबसे पहले तो यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज इसको नहीं देती है। पहले स्टेटमेंट तो यही रॉन्ग हो गई। ठीक है, यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज इसको नहीं देती है। इसको देती है एक तो है ICTP, आप इसकी फुल फॉर्म देख लेना। ठीक है, एक देती है ये मैथमेटिशियन यूनियन प्लस DST। ठीक है, ये 3 मिलके इसको देती है। मेनली ये मतलब ये देती है। ठीक है, इसको तो ये स्टेटमेंट तो रॉन्ग होगी। सेकेंड है नो वुमेन हैज़ बीन अवॉर्डेड दिस प्राइज। इसी साल एक वुमेन को प्रोवाइड मतलब एक वुमेन को मिला है, वो है नीना गुप्ता। इंडिया की नीना गुप्ता है, नीना गुप्ता। ठीक है,
इंडिया की प्रोफेसर हैं प्रोफेसर नीना गुप्ता, 2021 में इन्हीं को मिला, ये कि मैथमेटिशियन है कोलकाता से, ठीक है। इनको 2021 में मिला है और ये 4th इंडियन है जिनको ये अवार्ड प्राप्त हुआ है, ठीक है। ये पहली इंडियन नहीं है जिनको रामानुजन मिला है, ये 4th हैं। तो और 3 कौन हैं और भी पहले मिला हुआ है। सबसे पहले तो ये प्राइज़ स्टार्ट कब हुआ था, याद रखना, ये प्राइज़ स्टार्ट हुआ था 2005 में। कब स्टार्ट हुआ था, ये प्राइज़ स्टार्ट हुआ था 2005 में। इसके अलावा 3 इंडियंस को भी मिल चुका है, जैसे कि एक तो मिला था 2006 में ही, वो किसको मिला था, वो मिला था रामदोरई सुजाता को। कौन सा, रामदोरई सुजाता को मिला था। तो ये नाम याद रखना, राम से है, ठीक है। उसके बाद 2015 में ये प्राइज़ मिला था किसको, अम्मालेंडु कृष्णा को, ठीक है, अम्मालेंडु कृष्णा को ये। तो सबसे पहले राम को प्राप्त हुआ, उसके बाद कृष्णा को प्राप्त हुआ, कुछ ऐसे ऐसे याद रख लेना इसको, ठीक है। उसके बाद एक आर मुंशी हैं, एक उसके बाद क्या है, आर मुंशी हैं, उनको ये प्राइज़ मिला था, ठीक है। तो ये थर्ड, मतलब ये थर्ड हो गए। तो 4th कौन होगी, ये हमारी नीना गुप्ता होगी। मुंशी को कौन से ईयर में मिला है, 2018 में। तो अभी वुमेन को मिल गया, तो ऐसा नहीं है कभी वुमेन को नहीं मिला है। तो सेकंड स्टेटमेंट भी हमारी क्या होगी, रॉन्ग हो गई है। हमें क्या बतानी है, करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। अगर हमें करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है तो आपको पता चल गया होगा कि कौन सी करेक्ट स्टेटमेंट है, केवल थर्ड करेक्ट स्टेटमेंट है। द प्राइज इज अवॉर्डेड टू ए रिसर्चर फ्रॉम ए डेवलपिंग कंट्री। बिल्कुल, ये जो प्राइज़ है ये केवल किसको मिलता है, ये एक रिसर्चर को मिलता है जो डेवलपिंग कंट्री से बिलोंग करते हैं, ठीक है, ताकि वहाँ पे जो है यंग टैलेंट को प्रमोट किया जा सके मैथमेटिक्स के फील्ड में। मतलब जो भी डेवलपिंग कंट्री हैं वहाँ मैथमेटिक्स के फील्ड में यंग टैलेंट को प्रमोट किया जा सके, इसलिए ये अवार्ड दिया जाता है। और एनुअली मतलब जो है वो मतलब 45 ईयर से कम एज के मतलब जो रिसर्चर्स होते हैं या प्रोफेसर्स जो भी होते हैं उनको ये दिया जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखनी है आपको। तो क्वेश्चन नंबर 2 हो गया हमारा कंप्लीट। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। स्टेम सेल्स के बारे में बताना है। सबसे पहले स्टेम सेल्स कैन नॉट बी मेड इन लेबोरेटरी। देखो 3 टाइप की वैसे स्टेम सेल्स होती हैं। एक होती है एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स, एक होती है अडल्ट स्टेम सेल्स और एक होती हैं ये इंड्यूस्ड प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल्स, ठीक है। एक होती है इंड्यूस्ड प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल्स सी, ठीक है, स्टेम सेल्स, ठीक है। तो ये इंड्यूस्ड प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल्स जो है ये लैब में बनाई जाती हैं। याद रखना, ये लैब में बनाई जाती है, ये एम्ब्रियो में होती है, ये नॉर्मल एडल्ट में होती है, और ये इंड्यूस्ड प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल्स जो हैं ये लैब में बनाई जाती हैं, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि मतलब ये लैब में नहीं बनाई जा सकती, तो ये स्टेटमेंट हमारी रॉन्ग होगी। तो फर्स्ट स्टेटमेंट रॉन्ग होती तो डायरेक्ट हमारा आंसर क्या आ गया, बी। इसका मतलब ट्रांसप्लांटेशन ऑफ स्टेम सेल कैन कोर HIV डिजीज, बिल्कुल HIV से ठीक हो सकता है। और स्टेम सेल्स कैन बी ड्राइव्ड फ्रॉम मैमल्स ओनली। देखो केवल मैमल से नहीं मिलती है, इंसेक्ट्स, एम्फीबियंस और इसके अलावा प्लांट्स, इन सब से जो है ये आपको मिल सकती हैं, ठीक है, याद रखना है। तो ये स्टेम सेल्स इन सबसे मिल सकती हैं। तो थर्ड मतलब फर्स्ट स्टेटमेंट रॉन्ग है, थर्ड स्टेटमेंट भी रॉन्ग है, केवल सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है। तो हमारा आंसर क्या आ गया, बी। स्टेम सेल्स ऐसी मतलब सेल्स होती हैं जिससे कोई भी ऑर्गन किसी भी मतलब मान लो कि प्लांट की स्टेम सेल्स है तो उससे हर एक ऑर्गन बन सकता है। जैसे कि ह्यूमन की स्टेम सेल्स हैं तो उससे हर एक ऑर्गन बन सकता है उन स्टेम सेल से, ठीक है। तो उनको बोलते हैं स्टेम सेल्स। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 हमें क्या बोलता है, स्टेट बिल के बारे में बताना है। आप सारे स्टेटमेंट पढ़ो, आपको खुद ही पता चल जाएगा कि स्टेम सेल्स फिर से याद आ रही हैं। स्टेट बिल के बारे में क्या चीज़ें सही हैं, ठीक है। सबसे पहले द प्रेसिडेंट हैज़ नो रोल टू प्ले इन द पैसेज ऑफ ए स्टेट बिल। सबसे पहले बोल रहे हैं कि प्रेसिडेंट का कोई रोल ही नहीं होता। सेकेंड है स्टेट्स बिल कैन बी रिजर्व फॉर द प्रेसिडेंट बट वंस रिजर्व द गवर्नर हैज़ नो रोल टू प्ले। मतलब सबसे पहले जो स्टेट बिल है वो प्रेसिडेंट के लिए रिजर्व किया जा सकता है, लेकिन अगर एक बार गवर्नर ने उसको रिजर्व कर दिया तो फिर गवर्नर का कोई रोल नहीं रहता उसको उसके में। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। स्टेट मान ले कोई भी स्टेट का बिल है, अगर गवर्नर ने रिजर्व कर दिया, अगर गवर्नर ने प्रेसिडेंट के लिए रिजर्व कर दिया तो फिर गवर्नर का कोई रोल नहीं रहता, प्रेसिडेंट के ऊपर है, वो उसको असेंट दे भी सकते हैं, नहीं भी दे सकते हैं। अगर मान लो प्रेसिडेंट ने उनको रिटर्न कर दिया उस बिल को, तो दोबारा जब मतलब वो पास होके आएगा तो वो प्रेसिडेंट के पास ही आएगा, गवर्नर के पास नहीं आएगा। तो क्वेश्चन नंबर 4 इसका आंसर हो जाता है बी। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। अब आगे हमारा एडजॉर्नमेंट मोशन। ये बोल रहे हैं कि ये लोकसभा में ही इंट्रोड्यूस हो सकता है। ये बोल रहे हैं कि ये केवल जो है हमारा एडजॉर्नमेंट मोशन लोकसभा में ही क्या हो सकता है, इंट्रोड्यूस हो सकता है। तो ये स्टेटमेंट क्या है हमारी, बिल्कुल सही है, केवल लोकसभा में इंट्रोड्यूस हो सकता है। सेकंड है नो कॉन्फिडेंस मोशन कैन बी मूव्ड अगेन। देखो नॉन कॉन्फिडेंस मोशन जो है ना वो केवल और केवल एंटायर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर पे होता है, इंडिविजुअल मिनिस्टर पे
कॉन्फिडेंस मोशन मतलब नो कॉन्फिडेंस मोशन नहीं लाया जाता, तो सेकंड स्टेटमेंट रॉन्ग होगी। थर्ड है सेंसर जो मोशन है कैन बी मूव्ड अगेंस्ट एंटायर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ओनली। देखो सेंसर जो मोशन है वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के अगेंस्ट भी लाया जा सकता है और इंडिविजुअल मिनिस्टर के अगेंस्ट भी लाया जा सकता है, तो ये स्टेटमेंट हमारी क्या होगी, रॉन्ग होगी। देखो जो नो कॉन्फिडेंस मोशन है वो एंटायर काउंसिल के अगेंस्ट ही लाया जा सकता है केवल, लेकिन जो सेंसर मोशन है वो एंटायर काउंसिल के अगेंस्ट भी लाया जा सकता है और इंडिविजुअल मिनिस्टर के अगेंस्ट भी लाया जा सकता है। तो सेकंड और थर्ड दोनों स्टेटमेंट रॉन्ग है, तो हमें बतानी है नोट करेक्ट कौन सी स्टेटमेंट है, तो सेकंड एंड थर्ड जो है वो हमारी नोट करेक्ट स्टेटमेंट है। अब एडजॉर्नमेंट मोशन के बारे में कुछ देख लेते हैं हम। देखो एडजॉर्नमेंट मोशन, देखो एक तो नॉन कॉन्फिडेंस मोशन जब आप लाओगे ना, जब नॉन कॉन्फिडेंस मोशन लाओगे तो आपको कोई रीज़न बताने की ज़रूरत नहीं है, आपको रीज़न बताने की ज़रूरत नहीं है हम क्यों ला रहे हैं, कोई रीज़न बताने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जब आप सेंसर मोशन लेके आओगे तो आपको रीज़न बताना पड़ेगा कि आप क्यों मतलब गवर्नमेंट की निंदा या किसी मिनिस्टर की निंदा क्यों करना चाहते हो, तो आपको रीज़न बताना पड़ेगा। ये दो थोड़े से इंपॉर्टेंट डिफरेंस है इसके बीच में। अब हम देख लेते हैं किसके बीच में किसके बारे में, एडजॉर्नमेंट मोशन के बारे में। सबसे पहले तो केवल लोकसभा में इसको लाया जा सकता है। ये मेनली क्यों आता है कि मतलब हाउस का अटेंशन सीख करने के लिए, हाउस का अटेंशन सीख करने के लिए किसी अर्जेंट पब्लिक मैटर पे, अर्जेंट पब्लिक इंपॉर्टेंस के मैटर पे हाउस का अटेंशन सीख करने के लिए मेनली ये होता है। ठीक है, इसमें एटलीस्ट कितने मेंबर्स का सपोर्ट चाहिए, पहले 50 मेंबर्स का इसमें सपोर्ट चाहिए। ये एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डिवाइस है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डिवाइस है इसलिए ये राज्यसभा में परमिटेड नहीं है। ठीक है, और जब भी ये मोशन आएगा एडजॉर्नमेंट मोशन, तो याद रखना कम से कम 2.5 घंटे तक उस पर डिस्कशन चलेगा, उससे कम उस पर डिस्कशन नहीं चलेगा। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 5 हो जाता है कंप्लीट। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। हु अमंग द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कंडक्ट ऑफ इलेक्शन इन पार्लियामेंट्री असेंबली, मतलब इलेक्शन करवाने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, इलेक्शन करवाने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है, तो याद रखना रिटर्निंग जो ऑफिसर है वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ठीक है, रिटर्निंग ऑफिसर जो है वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं वहाँ पे इलेक्शन करवाने के लिए पार्लियामेंट और असेंबली कंस्टिट्यूएंसी में। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो इसका आंसर हमारा क्या हो गया, ए। अब आ जाते हैं किस पे, अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोलते हैं, हमें बताना है सैलरी एंड अलाउंसेज ऑफ सुप्रीम कोर्ट जजेस के बारे में। सुप्रीम कोर्ट जजेस के बारे में हमें बताना है। सबसे पहले उनकी सैलरी जो है बोल रहे हैं प्रेसिडेंट डिटरमाइन करते हैं, दूसरे बोल रहे हैं पार्लियामेंट अल्टर कर सकती है। ठीक है, अपॉइंटमेंट के बाद देखो सबसे पहले तो सुप्रीम कोर्ट के जज हैं वो ऐसे वैसे कुछ नहीं है, तो अल्टर तो पार्लियामेंट नहीं कर सकती, उनके अपॉइंटमेंट के बाद उनकी सैलरी अल्टर नहीं हो सकती है। ये स्टेटमेंट तो पहले ही बिल्कुल मतलब वो है। ठीक है, ऑल नोन फैक्ट है। इट इज़ चार्ज ऑन कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, और फोर्थ है नन ऑफ द अबोव। ठीक है, फोर्थ क्या है, नन ऑफ द अबोव। और आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि मतलब प्रेसिडेंट भी उसकी सैलरी को डिटरमाइन नहीं करते, मेनली कौन डिटरमाइन करता है, पार्लियामेंट डिटरमाइन करते हैं, और पार्लियामेंट ही बताएगी कितनी सैलरी होगी। लेकिन अगर एक बार उनका अपॉइंटमेंट हो गया तो उसके बाद उसको चेंज नहीं किया जा सकता। थर्ड, इट इज़ चार्ज ऑन कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, मतलब ये वाला बोल रखा है कि इट इज़ चार्ज ऑन कंसोलिडेटेड फंड ऑफ कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट बोल रखा है, ये चीज़ ध्यान रखना। अभी मैं इंडिया ही पढ़ रही थी, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट पे नहीं, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया या फिर यूनियन पे ये चार्ज होती है, ना कि स्टेट पे। तो ये स्टेटमेंट भी हमारी क्या होगी, रॉन्ग होगी। तो तीनों स्टेटमेंट हमारी रॉन्ग होगी, तो आंसर हमारा क्या आ जाता है, डी। ठीक है, तो ये हमारे किसके बारे में बता रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट जजेस की सैलरी के बारे में। अब सुप्रीम कोर्ट जजेस का अपॉइंटमेंट हमारा कौन करते हैं, हमारे प्रेसिडेंट इनका अपॉइंटमेंट करते हैं। ठीक है, अब सुप्रीम कोर्ट जज की क्वालिफिकेशन क्या, कौन सुप्रीम कोर्ट जज बन सकता है, सबसे पहले कौन क्या क्वालिफिकेशन है उनकी, सबसे पहले तो वो सिटीजन ऑफ इंडिया होने चाहिए। ठीक है, दूसरी चीज़ क्या होनी चाहिए, हाई कोर्ट जज होने चाहिए 5 साल तक। ठीक है, या फिर हाई कोर्ट में एडवोकेट होने चाहिए 10 साल तक। ठीक है, ये है उनकी क्वालिफिकेशन, मतलब अगर किसी को सुप्रीम कोर्ट जज बनना है। और एक और है डिस्टिंग्विश्ड जूरिस्ट। ठीक है, एक इन आइज़ ऑफ प्रेसिडेंट क्या होनी चाहिए, डिस्टिंग्विश्ड जूरिस्ट होनी चाहिए प्रेसिडेंट की आइज़ में। तो ये 4 कंडीशन है जिसके जो आपके पास होंगी तो आप सुप्रीम कोर्ट जज बन सकते हो। ठीक है, या तो आप डिस्टिंग्विश्ड जूरिस्ट हो, या फिर आपने हाई कोर्ट में एडवोकेसी की 10 ईयर्स तक, या फिर हाई कोर्ट में जज रहे हो आप 5 ईयर्स तक, या फिर आप सिटीजन ऑफ इंडिया हो। ये 4 कंडीशन आपकी होनी चाहिए। ठीक है, क्या कोई मिनिमम एज प्रिस्क्राइब्ड है इनके लिए, बिल्कुल भी नहीं, कोई मिनिमम एज नहीं है इनके लिए। मिनिमम एज का कोई कंसेप्ट नहीं है कि कितने साल के जो है वो सुप्रीम कोर्ट के जज बन सकते हैं। टेन्योर इनका कोई फिक्स नहीं होता।
याद रखना इनका टेन्योर भी फिक्स नहीं होता, केवल ये होता है कि 65 ईयर्स की एज मतलब लास्ट है, वहाँ तक ये मतलब रह सकते हैं सुप्रीम कोर्ट के ऑफिस में, ठीक है। या फिर जो पार्लियामेंट वो कर देगी, मेनली ये रिज़ाइन किसको करते हैं, सुप्रीम कोर्ट के जजेस रिज़ाइन करते हैं किसको, हमारे प्रेसिडेंट को, ठीक है। रिमूव कौन कर सकता है इनको, प्रेसिडेंट ही हमारे रिमूव कर सकते हैं। और प्रेसिडेंट कब रिमूव करेंगे, जब रिकमेंडेशन देगी पार्लियामेंट, जब कौन रिकमेंडेशन देगी, जब हमारी पार्लियामेंट रिकमेंडेशन देगी, ठीक है। और याद रखना उस मतलब जब भी रिकमेंडेशन देगी मतलब एड्रेस होना चाहिए सबसे पहले पार्लियामेंट का, और जो एड्रेस है बाद में जब भी उसको पास करवाना होगा तो स्पेशल मेजोरिटी से, हर एक हाउस में स्पेशल मेजोरिटी से वो बिल पास होना चाहिए, तभी वो बिल माना जाएगा, ठीक है। वो सपोर्ट होना चाहिए उसको स्पेशल मेजोरिटी का हर एक हाउस से, ठीक है। ग्राउंड क्या होनी चाहिए उनको हटाने की, प्रूव्ड मिसबिहेवियर एंड इनकैपेसिटी, तो सबको पता ही है कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस केवल 2 ही कंडीशन पे हट सकते हैं, एक तो प्रूव्ड मिसबिहेवियर और एक इनकैपेसिटी, ठीक है। प्रूव्ड मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी के बेसिस पे उनको हटाया जा सकता है। अब और क्या रह गया इसके बारे में, देखो एक आपने सुना होगा जजेस इंक्वायरी एक्ट, ठीक है। एक जजेस इंक्वायरी एक्ट 1968 के बारे में आपने काफ़ी सुना होगा, ठीक है। प्रीलिम्स के पेपर में भी एक क्वेश्चन आया हुआ है। मेनली ये प्रोसीजर बताता है कि उनको कैसे हटाया जा सकता है, मतलब किसी भी सुप्रीम कोर्ट के जज को कैसे हटाया जा सकता है। सबसे पहले तो अगर उनको हटाना है तो सबसे पहले आपको लाना होगा रिमूवल के लिए एक मोशन, क्या लाना होगा, सबसे पहले आपको उनके रिमूवल के लिए एक मोशन लाना होगा, ठीक है। जो लोकसभा का, उसमें लोकसभा का सपोर्ट होना चाहिए 100 मेंबर्स का, और वहाँ पे राज्यसभा का सपोर्ट होना चाहिए कितने, 50 मेंबर्स का, ठीक है। साइन होना चाहिए, इनका साइन होना चाहिए, 100 मेंबर्स का साइन होना चाहिए, और राज्यसभा से अगर राज्यसभा में ला रहे हैं तो वो 50 मेंबर्स का साइन होना चाहिए, सबसे पहले मोशन ही लाने के लिए। दूसरी चीज़ स्पीकर, ये जब बिल आएगा स्पीकर के पास तो जो हमारे स्पीकर जी हैं वो इस बिल को एक्सेप्ट भी कर सकते हैं और रिजेक्ट भी कर सकते हैं। अगर मान लो कि उन्होंने मतलब स्पीकर जी ने इस बिल को एक्सेप्ट या रिजेक्ट कर दिया तो याद रखना वो क्या करेंगे, एक 3 मेंबर की कमेटी बनाएंगे। क्या बनाएंगे वो, एक 3 मेंबर की कमेटी बिठाएंगे ये देखने के लिए कि क्या सच में उनके खिलाफ जो प्रूव्ड मिसबिहेवियर है, इनकैपेसिटी क्या सच में है, ठीक है। उन 3 मेंबर की कमेटी में कौन होगा, या तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होंगे या फिर एक सुप्रीम कोर्ट के जज होंगे, एक चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट होंगे, ठीक है, और एक होंगे डिस्टिंग्विश्ड जूरिस्ट, ठीक है। ये तीन होंगे, ये डिस्ट्रिक्ट जज मत मान लेना, ये डिस्टिंग्विश्ड जूरिस्ट मैं बोल रही हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो ये 3 मेंबर की कमेटी में ये 3 जने होंगे, ठीक है। अगर मान लो इन्होंने मान लिया कि यस ये पर्सन गिल्टी है, ठीक है, ये मान लिया गिल्टी है, तो तब यहाँ पे क्या होगी, वो मतलब मोशन पास करवाया जाएगा हर एक हाउस से, और वो कैसे पास होना चाहिए, स्पेशल मेजोरिटी से। ये कौन सी मेजोरिटी है, स्पेशल मेजोरिटी से वो बिल पास होना चाहिए, स्पेशल मेजोरिटी से वो बिल पास होना चाहिए हर एक हाउस से, ठीक है। और फाइनली फिर उनको क्या कर दिया जाएगा, प्रेसिडेंट के थ्रू रिमूवल ऑर्डर निकाला जाएगा और उनको निकाल दिया जाएगा। आज तक कोई भी जज इम्पीच नहीं हुआ है, ठीक है। याद रखना आज तक किसी भी जज का जो है वो मतलब ऐसे इम्पीचमेंट नहीं हुआ है, ठीक है। तो एक चीज़ ध्यान रखना, जजेस इंक्वायरी एक्ट में ये प्रोसीजर बताया गया कि कैसे उनको हटाया जा सकता है। सबसे पहले रिमूवल मोशन लाया जाएगा, उसके बाद स्पीकर को दिया जाएगा वो मोशन, वो एक्सेप्ट भी कर सकते हैं, रिजेक्ट भी कर सकते हैं। अगर उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया तो वो एक 3 मेंबर की कमेटी बिठाएंगे, वो गिल्टी अगर मान लेती है तब हाउस में वोटिंग के लिए रखा जाएगा और उनको स्पेशल मेजोरिटी से ये पास करना होगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं, तो देख लेना, ठीक है। मैंने तो आपको जजेस के बारे में सारी चीज़ें बता दी हैं, और कल जो था वो और भी, अगर आपने कल का लेक्चर देखा तो आपने और भी देख लिया होगा। अब जाते हैं किस पे, क्वेश्चन नंबर 8 पे। हमें बताना है गवर्नर अपनी डिस्क्रिशन कहाँ यूज़ करते हैं, गवर्नर अपनी डिस्क्रिशन जो है वो कहाँ यूज़ करते हैं, ठीक है। तो देखते हैं, सबसे पहले तो है कि वो जब वो रिपोर्ट देते हैं प्रेसिडेंट को आर्टिकल 356 के अकॉर्डिंग टी कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी की फेलियर हो गया तो बिल्कुल तभी वो डिस्क्रिशन यूज़ करते हैं। फिर जब वो बिल को रिजर्व करते हैं कंसिडरेशन ऑफ प्रेसिडेंट के लिए तब भी वो उनकी क्या होती है, डिस्क्रिशनरी पावर होती है। और फिर जब वो सीएम को अपॉइंट करते हैं, जब किसी की मतलब मेजोरिटी नहीं होती तब भी वो किसको क्या करते हैं, डिस्क्रिशनरी पावर का यूज़ करते हैं। तो तीनों ही जो चीज़ें हैं उनमें जो गवर्नर हैं वो अपने डिस्क्रिशन का यूज़ करते हैं, गवर्नर जो है डिस्क्रिशन का यूज़ करते हैं, तो बिल्कुल तीनों ही केसेस में वो करते हैं। इसके अलावा जब वो यूटीज़ को एडमिनिस्टर करते हैं तो उसमें भी अपने डिस्क्रिशन का यूज़ करते हैं। इसके अलावा 6 शेड्यूल से रिलेटेड अगर कोई मतलब वो डिसीजन लेते हैं तो भी वो किससे मतलब डिस्क्रिशन में यूज़ होते हैं। और उसके अलावा आर्टिकल 371 का जब वो मतलब मेनली एडमिनिस्टर करते हैं तो भी वो क्या होते हैं, अपने डिस्क्रिशन का यूज़ करते हैं। तो ये 3 केसेस हो रहे हैं जहाँ पे वो अपने डिस्क्रिशन को यूज़ कर सकते हैं।
तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 8। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। सबसे पहले बोल रहे हैं डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी के बारे में। डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी है क्या, क्या मतलब है इसका, ठीक है। तो सबसे पहले 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट प्रोवाइड्स फॉर एस्टेब्लिशमेंट ऑफ डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी। देखो डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी सबसे पहले 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के अंडर ही बनते हैं, बिल्कुल सही है। जितने भी मेंबर्स हैं इसके वो नॉमिनेटेड होते हैं। देखो ऑल, सबसे पहले तो एक चीज़ ध्यान रखनी चाहिए, ऐसी चीज़ें ना ऑल ओनली ये लगभग रॉन्ग होती है, तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग है। सारे जो मेंबर्स हैं वो नॉमिनेटेड नहीं होते हैं गवर्नर के द्वारा, ठीक है, याद रखना। 4th 5th जो मेंबर्स हैं वो इलेक्टेड होते हैं, ठीक है। 4th 5th जो मेंबर होते हैं इलेक्टेड होते हैं, जो इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं मतलब उनमें से ही इलेक्टेड होते हैं। और थर्ड है इट्स रिप्रेजेंटेशन है वो रूरल और अर्बन दोनों पॉपुलेशन के होते हैं, तो बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। तो डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी के बारे में आपको ध्यान रखना है कि इसमें कुछ इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं, कुछ नॉमिनेटेड मेंबर्स होते हैं। 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के अकॉर्डिंग वो बनती है और दोनों का वहाँ पे रिप्रेजेंटेशन होता है। तो ये इसका आंसर हमारा क्या हो गया, सी, ठीक है। अब आ जाते हैं किस पे, हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोलता है, वाइस प्रेसिडेंट के बारे में बताना है हमें। किसके बारे में बताना है, हमें बताना है वाइस प्रेसिडेंट के बारे में। सबसे पहले है भाई कि वाइस प्रेसिडेंट के बारे में क्या बोला है। सबसे पहले वाइस प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड बाय द सेम इलेक्टोरल कॉलेज एज दैट ऑफ प्रेसिडेंट। बिल्कुल रॉन्ग स्टेटमेंट है। क्यों रॉन्ग स्टेटमेंट है, क्योंकि प्रेसिडेंट का जो इलेक्टोरल कॉलेज होता है वो डिफरेंट होता है और वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्टोरल कॉलेज डिफरेंट होता है। अभी थोड़ी देर में बताती हूँ मैं। सेकंड है ए रिजोल्यूशन फॉर हिज रिमूवल नीड टू बी पास्ड विद स्पेशल मेजोरिटी इन बोथ दी हाउसेज। बोल रहे हैं कि एक रिजोल्यूशन उनको हटाने के लिए वो स्पेशल मेजोरिटी से पास होना चाहिए दोनों हाउसेज से। तो बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है। क्यों गलत स्टेटमेंट है, क्योंकि राज्यसभा में तो इफेक्टिव मेजोरिटी होनी चाहिए, मतलब रिमूवल ऑर्डर की इफेक्टिव मेजोरिटी होनी चाहिए, और लोकसभा में केवल सिंपल मेजोरिटी से वो पास होना चाहिए अगर उनका मतलब रिजोल्यूशन है रिमूवल के लिए। तो कोई इनके लिए स्पेशल मेजोरिटी की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो दोनों ही स्टेटमेंट हमारी रॉन्ग हो गई हैं। तो इसका आंसर हमारा क्या जाता है, डी। देखो अब ये हो गया। अब मैं आपको प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के बारे में कुछ चीज़ें बता देती हूँ जो आपको मतलब ज़िंदगी भर याद रखनी है, ठीक है। सबसे पहले आप एक चीज़ देखो कि, एक मिनट, वाइस प्रेसिडेंट के बारे में मैं आपको बता रही थी ना। देखो सबसे पहले आपको देखना वाइस प्रेसिडेंट, ठीक है। सबसे पहले जो वाइस प्रेसिडेंट है ना वो कौन से आर्टिकल के अंडर आते हैं, 63 64 ये वाले आर्टिकल होते हैं वाइस प्रेसिडेंट के, ठीक है। सबसे पहले अगर हम इनके इलेक्शन की बात करते हैं, ठीक है, सबसे पहले हम इनके इलेक्शन की बात करते हैं तो वो क्या होता है, इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है। क्या होता है, इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है। वैसे इनडायरेक्ट इलेक्शन किसका होता है, हमारे प्रेसिडेंट का भी इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है। उसके बाद इनके इलेक्टोरल कॉलेज में कौन होते हैं, याद रखना, ओनली पार्लियामेंट के मेंबर्स। ओनली पार्लियामेंट के मेंबर्स, चाहे वो नॉमिनेटेड हैं और चाहे वो इलेक्टेड हैं, दोनों ही, ठीक है। केवल पार्लियामेंट, यहाँ पे स्टेट लेजिस्लेचर नहीं होता है, ये चीज़ ध्यान रखना। यहाँ पे स्टेट लेजिस्लेचर नहीं होता है इलेक्टोरल कॉलेज ऑफ वाइस प्रेसिडेंट में, ठीक है, याद रखना इस चीज़ को। और इनका मतलब इलेक्शन कैसे होता है, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन से होता है, और सिंगल ट्रांसफरेबल वोट होती है, और सीक्रेट बैलेट होता है। ये तीनों ही चीज़ें होती हैं इसमें, ठीक है। उसके बाद कौन बन सकता है, क्वालिफिकेशन क्या है कि मतलब वाइस प्रेसिडेंट बनने के लिए क्वालिफिकेशन क्या क्या है। देखो सबसे पहले तो सिटीजन ऑफ इंडिया वो होने चाहिए। उसके बाद 35 ईयर्स उनकी एज होनी चाहिए, ठीक है। और वो राज्यसभा के मेंबर बनने के लायक होने चाहिए, ठीक है। राज्यसभा मेंबर के लिए क्वालिफाई होने चाहिए, राज्यसभा मेंबर के लिए क्वालिफाई होनी चाहिए। और चौथी चीज़ क्या होनी चाहिए, कोई ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए, कोई ऑफिस ऑफ प्रॉफिट उनका नहीं होना चाहिए। 4 कंडीशन है जिसके अगर आपके पास होंगी तो आप क्या बन सकते हो, वाइस प्रेसिडेंट बन सकते हो, ठीक है। सबसे पहले आप सिटीजन ऑफ इंडिया हो, 35 ईयर आपकी एज होनी चाहिए, राज्यसभा के लिए क्वालिफाई होनी चाहिए आप, और आपका कोई ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नहीं होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद जब आप मान लो कि आप वाइस प्रेसिडेंट आप चुन लिए गए, ठीक है, तो आपको ओथ कौन दिलवाएगा, ओथ एडमिनिस्टर कौन करवाएगा, वो करवाएंगे हमारे प्रेसिडेंट। कौन करवाएंगे, प्रेसिडेंट। इनका टर्म कितना होता है, याद रखना, इनका टर्म होता है 5 ईयर्स। कितना होता है इनका टर्म, 5 ईयर्स होता है। रिज़ाइन ये किसको करेंगे, तो ये रिज़ाइन भी प्रेसिडेंट को ही करेंगे। किसको करेंगे, रिज़ाइन प्रेसिडेंट को करेंगे। क्या इनके लिए, इनको हटाने के लिए फॉर्मल इम्पीचमेंट की रिक्वायरमेंट है। देखो इम्पीचमेंट की रिक्वायरमेंट या रिमूवल की अभी हमने देखा कैसे हटाए, सिंपल मेजोरिटी से हटा रहे थे। तो कोई फॉर्मल इम्पीचमेंट की इनको रिक्वायरमेंट नहीं है हटाने के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। इनको इम्पीचमेंट की ज़रूरत नहीं है हटाने के लिए, ठीक है। क्या ये री इलेक्शन इनका हो सकता है, यस, इनका री इलेक्शन हो सकता है, और कितने भी बार हो सकता है, ठीक है। ज़िंदगी भर भी ये बने रह सकते हो, तो हर बार इलेक्शन में जीत के, ठीक है। एक और चीज़ ध्यान रखना, मान लो कि इनकी सीट वैकेंट होगी, ठीक है। मान लो कि वाइस प्रेसिडेंट की सीट वैकेंट होगी, ठीक है। मान लो इलेक्शन हुआ, तो जो
फिर से जो वाइस प्रेसिडेंट चुने जाएंगे वो रिमाइंडर ऑफ द पीरियड के लिए चुने जाएंगे कि वो फुल पीरियड के लिए चुने जाएंगे? तो याद रखना वो किसके लिए चुने जाएंगे, फुल 5 ईयर्स के लिए चुने जाएंगे, ठीक है, ना कि रिमाइंडर ऑफ पीरियड के लिए। ये चीज़ ध्यान रखना, रिमाइंडर ऑफ पीरियड के लिए वो नहीं चुने जाएंगे, वो फुल 5 ईयर्स के लिए नए वाइस प्रेसिडेंट चुने जाएंगे, ठीक है। और मेनली इलेक्शन डिस्प्यूट्स इसके कौन सॉल्व करता है? मान लो कि वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन डिस्प्यूट्स हो गए हैं, मतलब इसके इलेक्शन डिस्प्यूट्स हो गए, तो उनको कौन सॉल्व करेगा? याद रखना, उनको सॉल्व करेगा सुप्रीम कोर्ट। कौन सॉल्व करेगा? सुप्रीम कोर्ट। क्या इनको इन्वॉल्वमेंट्स फिक्स होते हैं? नहीं, क्योंकि ये किसकी तरह सैलरी देते हैं? ये राज्यसभा चेयरमैन सैलरी लेते हैं, तो इसके इन्वॉल्वमेंट्स नहीं होते हैं, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। ये चीज़ आपको सारी चीज़ समझ में आ गई, ठीक है, कि क्या क्या चीज़ें हैं। देखो वाइस प्रेसिडेंट के बारे में मैंने सारी चीज़ें बता दी हैं। अब देखो, अब मान लो कि आपको प्रेसिडेंट करना है, बिल्कुल सेम ही चीज़ें होंगी। देखो प्रेसिडेंट के सबसे पहले आर्टिकल डिफरेंट होंगे, आर्टिकल 56 में है, मतलब मेनली प्रेसिडेंट की जो चीज़ें हैं। इलेक्शन उनका कैसे होता है? इलेक्शन सबसे पहले इनडायरेक्ट इलेक्शन ही होता है, ठीक है। इसके बाद इलेक्टोरल कॉलेज में कौन कौन होता है? इसमें पार्लियामेंट के मेंबर्स होते हैं, लेकिन केवल इलेक्टेड मेंबर्स, नॉमिनेटेड मेंबर्स इसमें नहीं होते हैं, ठीक है। इसमें नॉमिनेटेड भी होते हैं, इलेक्टेड भी होते हैं, लेकिन इसमें केवल इलेक्टेड होते हैं, नॉमिनेटेड मेंबर्स इसमें नहीं होते हैं। प्लस लेजिस्लेटिव असेंबली में जो इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं केवल वो, नॉमिनेटेड इसके भी नहीं। और जो स्टेट काउंसिल होती है वो इसमें पार्टिसिपेट करती नहीं है, क्योंकि वो टोटली इनडायरेक्टली इलेक्टेड होती है। तो एक चीज़ ध्यान रखनी है, पार्लियामेंट में केवल और केवल इलेक्टेड मेंबर्स, और स्टेट असेंबली के भी केवल इलेक्टेड मेंबर्स इलेक्टोरल कॉलेज में पार्टिसिपेट करते हैं। यहाँ पे केवल पार्लियामेंट के मेंबर्स पार्टिसिपेट कर रहे थे। देखो यहाँ पे पार्लियामेंट के मेंबर्स केवल पार्टिसिपेट कर रहे थे, यहाँ पे केवल इलेक्टेड मेंबर्स, चाहे वो पार्लियामेंट हो चाहे वो स्टेट असेंबली हो, ठीक है। ये स्टेटमेंट समझ में आएगी। अब ये प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट और ये सीक्रेट बैलेट, ये सारे इसमें भी सेम होते हैं। क्वालिफिकेशन में केवल एक डिफरेंस है। देखो मान ली मैं क्वालिफिकेशन लिख रही हूँ, क्वालिफिकेशन में केवल एक 4 हैं, 4 में केवल एक डिफरेंस है, वो थर्ड वाली में, वो लोकसभा के मेंबर बनने के क्वालिफाइड होने चाहिए कि वो लोकसभा के मेंबर बन सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, उनकी क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए कि वो लोकसभा के मेंबर्स बन सकते हैं। कौन? प्रेसिडेंट, ठीक है। अब इनकी जो ओथ है उसको कौन एडमिनिस्टर करेगा? बहुत इंपॉर्टेंट है, उनकी ओथ को एडमिनिस्टर करेंगे सुप्रीम कोर्ट जज या भी कोई भी सीनियर मोस्ट जज जो होंगे सुप्रीम कोर्ट के, वो, ठीक है। टर्म इनकी कितनी होगी? वही 5 ईयर्स इनकी टर्म होगी, ठीक है। ये रिज़ाइन किसको करेंगे? बहुत इंपॉर्टेंट है, वाइस प्रेसिडेंट को रिज़ाइन करेंगे। प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट को करेगा और वाइस प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट को रिज़ाइन करेंगे, आपस में करते हैं ये। उसके बाद क्या इनका इम्पीचमेंट होता है? बिल्कुल इनका इम्पीचमेंट होता है, ये मेन प्रोसेस है, ठीक है। ये मैं अभी बताऊंगी कि इनका इम्पीचमेंट कैसे होता है। क्या ये रिलेक्शन हो सकता है? हो सकता है। अगर वैकेंट होगी तो फुल 5 ईयर्स के लिए दोबारा नया वो चुने जाएंगे। वाइस प्रेसिडेंट का ये क्या मैंने बताया था कि इसके इलेक्शन का डिस्प्यूट्स कौन सॉल्व करेगा? प्रेसिडेंट का, वो सुप्रीम कोर्ट ही करेगा। कितने भी बार हो सकते हैं दोबारा री इलेक्ट, किसी भी टाइम, कितने भी बार हो सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले इम्पीचमेंट इनका कैसे हो सकता है? सबसे पहले तो प्रेसिडेंट को तभी हटाया जा सकता है जब वॉयलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हो। कब? जब वो वॉयलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हो, और वो वॉयलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहीं भी डिफाइन नहीं किया गया है कि वॉयलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में क्या आएगा, ठीक है। सबसे पहले तो मोशन तभी लाया जा सकता है। और दूसरी चीज़, किसी भी हाउस में लाया जा सकता है, ये नहीं कि लोकसभा में लाया जाएगा, किसी भी हाउस में, मतलब आप इम्पीचमेंट का वो ला सकते हो, ठीक है। मेन क्या होना चाहिए उस चार्ज पे? 1/4 जो मेंबर्स हैं हाउसेस के, उनका सपोर्ट होना चाहिए। 1/4 मेंबर का आपके पास सपोर्ट होना चाहिए अगर आप वो इम्पीचमेंट मोशन ला रहे हो। और इसके अलावा 14 डेज़ का नोटिस आपको पहले देना पड़ेगा, 14 डेज़ का पहले नोटिस देना पड़ेगा। 1/4 मेंबर का आपके पास सपोर्ट होना चाहिए, किसी भी हाउस में आप ला सकते हो। और टोटल मेंबरशिप के 2/3 मेंबर्स, जो टोटल मेंबरशिप है उसकी जो मेजोरिटी ऑफ द 2/3 है उसके थ्रू आपको पास करवाना है। अगर मान लो कि वो पास हो गया तो वो क्या हो जाएंगे? रिमूव हो जाएंगे। अगर वो पास हो गया तो वो रिमूव हो जाएंगे। तो इसका मतलब ये क्या है? क्वासी जुडिशियल प्रोसेस है, ठीक है। ये क्या है? क्वासी जुडिशियल प्रोसेस है, ठीक है। तो ये हमें ध्यान रखना है। और जब भी, हाँ एक और चीज़ ध्यान रखना है, ये जो पास होगा, अभी मैंने बताया 2/3 मेजोरिटी से पास होगा टोटल मेंबरशिप की। जब भी ये रिमूवल मॉर्डर आएगा तो इसमें केवल और केवल पार्लियामेंट के मेंबर्स पार्टिसिपेट करेंगे, चाहे वो नॉमिनेटेड हैं और चाहे वो इलेक्टेड हैं, दोनों ही। यहाँ पे स्टेट लेजिस्लेचर का कोई रोल नहीं होगा, ठीक है। ध्यान रखना, यहाँ पे स्टेट लेजिस्लेचर का कोई रोल नहीं होगा, केवल पार्लियामेंट के मेंबर्स, वेदर दे आर नॉमिनेटेड वेदर दे आर इलेक्टेड, बोथ विल पार्टिसिपेट इन दी इम्पीचमेंट प्रोसेस ऑफ
प्रेसिडेंट। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो हमारा ये क्वेश्चन जो है ये हमारा हो गया कंप्लीट। देखो अब आपका बिल्कुल कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ना प्रेसिडेंट में ना वाइस प्रेसिडेंट में। अगर आप इसको सोच रहे हो कि आप भूल जाओगे तो एक काम आप कर सकते हो कि अभी इसका टाइम स्टैम्प यहाँ से लगा सकते हो। ठीक है, और जब भी आपको पढ़ना हो तो आप ये लेक्चर दोबारा देख सकते हो। आपको नहीं टाइम मिलेगा, कहीं आप नोट्स बनाओगे बहुत टाइम लग जाएगा, इसको आप 5 मिनट में देख लोगे तो आपको सारी चीज़ें याद आ जाएंगी। तो ये हो गया हमारा प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट। अब आ जाते हैं अपने क्वेश्चन पे। तो हमारा वाइस प्रेसिडेंट हो गया कंप्लीट। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग के बारे में हमें बताना है। सबसे पहले जो इनके चेयरमैन हैं वो केवल लोकसभा से हो सकते हैं, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, केवल लोकसभा से ही हो सकते हैं। और जो मेंबर्स हैं वो हर साल इलेक्ट होते हैं 1 ईयर के, तो ये भी स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, दोनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल सही हैं। ये कमेटी कब बनी थी याद रखना, ये 1964 में ये कमेटी बनी थी। किस मतलब कमेटी की रिकमेंडेशन पे? कृष्ण मेनन कमेटी की रिकमेंडेशन पे ये बनी थी। ठीक है, इसमें याद रखना 22 मेंबर्स होते हैं, 15 लोकसभा से और 7 जो हैं वो कहाँ से होते हैं? राज्यसभा से। ठीक है, लेकिन जो हाँ एक और चीज़, हाँ चेयरमैन मिनिस्टर जो है वो मतलब मिनिस्टर जो है वो इसके मेंबर्स नहीं बन सकते, कोई भी मिनिस्टर जो है वो इसके मेंबर नहीं बन सकते। याद रखना मिनिस्टर इसके मेंबर नहीं बन सकते हैं। ठीक है, और जो चेयरमैन होगा उसको स्पीकर ही इलेक्ट करेंगे, वो इसका मतलब वो केवल लोकसभा से हो सकते हैं, वो राज्यसभा से नहीं हो सकते। तो ये है कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग जो मेनली देखती है काम। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। वाइस प्रेसिडेंट गिव्स हिज रेजिग्नेशन टू। अभी बताया वाइस प्रेसिडेंट जो है वो प्रेसिडेंट को रिज़ाइन करते हैं और प्रेसिडेंट जो है वो वाइस प्रेसिडेंट को करते हैं, आपस में ही कर लेते हैं। ठीक है, रिज़ाइन की बात कर रही हूँ केवल, तो आंसर क्या आ गया हमारा डी। ठीक है, आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। कंसिडर दी फॉलोइंग स्टेटमेंट। हमें कुछ स्टेटमेंट्स बतानी है। सबसे पहले देयर इज नो फिक्स टेन्योर फॉर द सुप्रीम कोर्ट जज एज ही कैन बी रिमूव्ड फ्रॉम हिज ऑफिस बाय प्रेसिडेंट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ पार्लियामेंट। सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट जो जज हैं उनका कोई फिक्स टेन्योर नहीं होता, ये बिल्कुल मैंने बताया था, केवल होती है मैक्सिमम ईयर, मतलब 65 ईयर्स ऑफ एज, कोई मतलब टेन्योर फिक्स नहीं है उनका कि कितने साल तक वो रहेंगे। बिल्कुल सही है ये। द कंडक्ट ऑफ सुप्रीम कोर्ट जजेस कैन नॉट बी डिस्कस्ड इन लेजिस्लेचर एक्सेप्ट ड्यूरिंग इम्पीचमेंट मोशन। ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है। सुप्रीम कोर्ट जजेस का जो कंडक्ट है वो डिस्कस नहीं किया जा सकता लेजिस्लेचर में, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, केवल जब इम्पीचमेंट होगा तभी कर सकते हैं। ऐसे ही जो स्पीकर हैं उनका भी आप मतलब कंडक्ट जो है कहीं पे डिस्कस नहीं कर सकते, आप उसको क्रिटिसाइज़ नहीं कर सकते, केवल जब इम्पीचमेंट चलेगा उनके खिलाफ तभी आप कर सकते हो। तो ये दोनों ही स्टेटमेंट हमारी करेक्ट है, तो हमारा आंसर क्या आ गया? सी। ठीक है, इसमें कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। लेजिस्लेटिव काउंसिल के बारे में, बहुत इंपॉर्टेंट बॉडी है। सबसे पहले इसकी जो क्रिएशन है उसके लिए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट चाहिए। जब मैंने बताया था कि आर्टिकल 368 कल ही बताया है, क्या वहाँ पे था कि आर्टिकल 368 में स्पेशल मेजोरिटी या फिर फेडरल प्रोविजन को चेंज कर रहे थे, तो क्या लेजिस्लेटिव काउंसिल था उसमें? तो नहीं था। तो इसका मतलब इसके लिए क्या चाहिए? केवल सिंपल वो चाहिए, इसके लिए कोई कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की रिक्वायरमेंट नहीं है। सेकंड है इट इंजॉयज इक्वल पावर्स एज लेजिस्लेटिव असेंबली फॉर ऑर्डिनरी बिल्स। देखो लेजिस्लेटिव काउंसिल किसी भी तरह से इक्वल नहीं है लेजिस्लेटिव असेंबली के, ये चीज़ हमेशा ध्यान रखना। लेजिस्लेटिव असेंबली इसको कुछ मानती ही नहीं है, मतलब ये केवल फालतू की बॉडी है जो बना दी गई है, ऐसा मान लेना। ठीक है, तो इक्वल पावर्स तो बिल्कुल नहीं है, तो ये सेकंड स्टेटमेंट भी हमारी क्या हो जाती है? रॉन्ग हो जाती है। तो इसका आंसर हमारा क्या हो गया? डी। दोनों ही स्टेटमेंट रॉन्ग है क्योंकि इक्वल पावर्स नहीं होती हैं। ठीक है, तो इक्वल पावर्स नहीं होती हैं। ठीक है, मतलब कोई भी अमेंडमेंट, कोई भी डिसीजन जो लेजिस्लेटिव काउंसिल लेती है उसको रिजेक्ट कर सकती है लेजिस्लेटिव असेंबली। केवल 6 ही स्टेट में लेजिस्लेटिव काउंसिल मतलब बनी हुई है। एक तो यूपी बिहार, ठीक है, उसके बाद है एक आंध्रा तेलंगाना और एक है महाराष्ट्र कर्नाटका। ठीक है, केवल ये 6 स्टेट्स हैं जहाँ पे लेजिस्लेटिव काउंसिल एग्जिस्ट करती है। इसके बाद इसके जो चेयरपर्सन होते हैं वो उसके मेंबर्स में से ही मतलब वो होते हैं, इलेक्ट होते हैं। ठीक है, उनके मेंबर्स में से ही मतलब इलेक्ट होते हैं इसके जो चेयरपर्सन होते हैं। और मेनली ये जो काउंसिल है ना वो केवल 4 महीने तक ही किसी बिल को वो कर सकती है, मतलब डिले कर सकती है। मेनली इसका काम होता है किसी बिल को डिले करना। ठीक है, मेनली डिस्कस कर लेना, डिले कर देना। अगर मान लो इनके रिकमेंडेशन है तो अगर लेजिस्लेटिव असेंबली चाहे तो मान भी सकती है, नहीं तो कोई मतलब नहीं है उनको मानने का। ठीक है, और याद रखना यहाँ पे कोई ज्वाइंट सीटिंग का कंसेप्ट नहीं होता, वेदर कोई ऑर्डिनरी बिल है चाहे नहीं है, ये कोई ज्वाइंट सीटिंग यहाँ पे नहीं होती है। लेजिस्लेटिव असेंबली को जो करना होता है वो करते हैं। ठीक है, तो हमारा ये क्वेश्चन नंबर जो 14 है ये हो जाता है हमारा कंप्लीट। अब आ जाते हैं हम किस पे? क्वेश्चन नंबर 15 पे। अब हमें बताना है लेजिस्लेटिव असेंबली में कब जो मेंबर्स हैं वो डिसक्वालीफाई माने जाते हैं। अगर वो डिस्चार्ज इंसॉल्वेंट होते हैं तब,
अगर वो अनसाउंड माइंड के होते हैं तब, या फिर 10th शेड्यूल के अकॉर्डिंग उनका डिस्क्वालिफिकेशन हो जाता है तब। तीनों ही केसेस में क्या माना जाता है, उनको डिस्क्वालीफाई माना जाता है। तो इसमें तो कुछ करने की ज़रूरत है नहीं। आ जाते हैं नेक्स्ट पे, पंचायती राज के बारे में बताना है। बलवंत राय मेहता कमेटी ने रिकमेंड किया था कि 2 टायर पंचायती राज सिस्टम होना चाहिए। एक चीज़ ध्यान रखना, ठीक है, बहुत ही आसान तरीके से मैं बता रही हूँ, याद हो जाए तो अच्छी बात है। बलवंत राय मेहता कमेटी ने बताया था कि 3 टायर पंचायती राज सिस्टम है। कैसे याद रख सकते हो, याद कर, देखो ये बलवंत राय मेहता 3 वर्ड हैं, तो इसका मतलब उसने 3 टायर बताया। एक कमेटी बैठी थी शायद अशोक मेहता की, उसमें 2 वर्ड है, तो उन्होंने 2 टायर सिस्टम बताया था, 2 टायर टीयर जो भी आप बोलते हो, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखना, ये मतलब याद करने की एक ट्रिक है कि बलवंत राय मेहता कमेटी ने 3 टायर सिस्टम बताया और अशोक मेहता ने 2 टीयर सिस्टम बताया। सेकेंड है, राजस्थान पहली स्टेट थी जहाँ पे पंचायती राज सिस्टम वो हुआ, तो बिल्कुल ये पहली स्टेट थी, और तो फर्स्ट स्टेटमेंट रॉन्ग होगी। थर्ड है, पंचायती राज इंस्टीट्यूशन कोड कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस इन 1982, और जब 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आया 1993 में, तो तभी ना उनको कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस मिला, उससे पहले तो मिला ही नहीं था। तो थर्ड स्टेटमेंट हमारी होगी रॉन्ग, थर्ड रॉन्ग होगी, फर्स्ट रॉन्ग होगी, तो हमारा आंसर क्या आ गया, बी, ठीक है। तो ये नॉर्मल सा क्वेश्चन है, इसमें कोई ज़्यादा चीज़ें याद करने की ज़रूरत नहीं है। एक तो देखो बलवंत राय मेहता कमेटी ने 3 टीयर सिस्टम का वो बताया था। एक ये 3 टीयर सिस्टम बताया था थुंगोन कमेटी ने। किसने? थुंगोन कमेटी ने। ये शायद 1988 में बैठी थी। इन्होंने भी ये बताया था कि मतलब 3 टीयर सिस्टम होना चाहिए, बस ये चीज़ ध्यान रख लेना, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 16 हो गया कंप्लीट। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे। इंटरस्टेट ट्रेड एंड कॉमर्स के बारे में बताना है। इंटरस्टेट ट्रेड एंड कॉमर्स 301 आर्टिकल 301 से 305 के बीच में ये है, कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोवाइड है। सबसे पहले द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया रिमेन्स टोटली साइलेंट ऑन दिस। तो एक चीज़ आपको पता होनी चाहिए, अभी मैंने बताया कि आर्टिकल 301 से लेकर 305 में इंटरस्टेट ट्रेड एंड कॉमर्स के बारे में बात की गई है। इसका मतलब कॉन्स्टिट्यूशन टोटली साइलेंट तो है नहीं, तो ये स्टेटमेंट क्या होगी हमारी, रॉन्ग, ठीक है। सेकंड है, पार्लियामेंट कैन इम्पोज रिस्ट्रिक्शंस ऑन द फ्रीडम ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स बिटवीन स्टेट। देखो पार्लियामेंट रिस्ट्रिक्शन इम्पोज कर सकती है, ये बिल्कुल सही है, रिस्ट्रिक्शन इम्पोज कर सकती है, लेकिन जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो टोटली साइलेंट नहीं है, पार्लियामेंट उस पर लॉ बना सकती है, ठीक है। तो सेकंड स्टेटमेंट हमारी करेक्ट होगी और फर्स्ट स्टेटमेंट हमारी रॉन्ग है, तो हमारा आंसर क्या आ गया, बी। अब जाते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे। 5th शेड्यूल एंड 6th शेड्यूल के बारे में मैं बताना। देखो सबसे पहले है 5th शेड्यूल और 6th शेड्यूल। जो 5th शेड्यूल और 6th शेड्यूल में क्या है, अगर आपने वो पढ़ा है ना शेड्यूल को याद करने का, टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम, मेरे को याद ही नहीं आ रहा यार, ठीक है। तो अगर आपने वो 12th शेड्यूल वो कैसे ट्रिक से याद किए, तो उसमें आपको पता होगा कि ये मेनली ट्राइब्स के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए 5th शेड्यूल एंड 6th शेड्यूल मेनली बनाए गए हैं। अब जाते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पे। मेनली क्या है, ऑन प्री मैच्योर डिसोल्यूशन ऑफ पंचायत आफ्टर 2 years ऑफ इट कंटिन्यू। देखो मैं आपको एक चीज़ बता रही हूँ, अभी हमने पढ़ा था वो प्रेजिडेंट और वाइस प्रेजिडेंट, उसमें हमने क्या बोला था कि मान लो कि इनकी सीट वैकेंट हो जाती है और दोबारा इलेक्शन होता है, तो जो नेक्स्ट प्रेसिडेंट बनेंगे वो अगले 5 साल के लिए बनेंगे, रिमाइंडर ऑफ द पीरियड के लिए नहीं बनेंगे। लेकिन अगर पंचायत में कोई इलेक्शन होता है तो अगर वो प्री मैच्योर डिसॉल्व हो जाती है पंचायत, तो याद रखना जो नेक्स्ट पंचायत चुनी जाएगी वो रिमाइंडर ऑफ द पीरियड के लिए ही चुनी जाएगी, वो फुल टर्म के लिए नहीं चुनी जाएगी। ये चीज़ ध्यान रखना, पंचायत में ये डिफरेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, इसीलिए मैंने यहाँ पे प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट बता दिया। वहाँ पे फुल 5 years के लिए फिर से प्रेसिडेंट या वाइस प्रेसिडेंट चुने जाएंगे, लेकिन पंचायत में ऐसा नहीं है, वहाँ पे केवल रिमाइंडर ऑफ द पीरियड के लिए ऐसा होएगा, ठीक है। अब जाते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पे। क्या बोलता है, 7th शेड्यूल के बारे में बताना है। लोकल गवर्नमेंट कहाँ सब्जेक्ट, देखो 7th शेड्यूल में मेनली क्या आती है, यूनियन लिस्ट और स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट ऐसे आती हैं। उसके बाद रेसिड्यूरी पावर्स हो जाती हैं। तो मेनली इसमें बोला कि ये लोकल गवर्नमेंट किस में आती है, तो ये किस में आएंगी, स्टेट लिस्ट में आती है। ये आपको पता ही होनी चाहिए कौन सी चीज़ किस में आती है। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पे। स्टेट लेजिस्लेचर के बारे में बताना है। सबसे पहले है लेजिस्लेटिव असेंबली वाइल पासिंग एन ऑर्डिनरी बिल कैन ओवरराइड द अमेंडमेंट्स मेड बाय लेजिस्लेटिव काउंसिल। देखो लेजिस्लेटिव जो असेंबली है वो जब भी ऑर्डिनरी बिल पास करेगी ओवरराइड कर सकती है लेजिस्लेटिव काउंसिल के डिसीजंस को। तो बिल्कुल सही स्टेटमेंट, अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने ये बताया, उसके कोई भी डिसीजन मानने से मना कर सकती है वो। सेकंड है, ए बिल रिजेक्टेड बाय लेजिस्लेटिव असेंबली इररिस्पेक्टिव ऑफ इट्स ओरिजिन एंड्स एंड बिकम्स डेड। बिल्कुल सही, अगर लेजिस्लेटिव असेंबली ने किसी बिल को रिजेक्ट कर दिया तो लेजिस्लेटिव काउंसिल की कोई औकात नहीं है कि वो उसके बारे में कुछ बोले। तो दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है, तो हमारा आंसर क्या आ गया, सी। अभी थोड़ी देर पहले ये गाथा गाई मैंने।
उसके बाद सेंटर स्टेट रिलेशन के लिए किसने रिकमेंडेशन दिया, क्या रिकमेंडेशन दिया ये नहीं पूछा, सेंटर स्टेट रिलेशन में कौन सी कमेटी बैठी हैं जिन्होंने रिकमेंडेशन दिए हैं, तो सरकारिया, पूंची, राजमन्नार तीनों ही बैठी हैं। तो इसका आंसर हमारा क्या आ गया, डी। केवल उन्होंने ये पूछा कौन सी कमेटी बैठी है, तो कमेटी तो तीनों बैठी हैं। उसके बाद नॉर्ड स्ट्रीम 2 पाइपलाइन जो है वो कहाँ से रन करती है, तो आपको पता होना चाहिए भाई, इतनी गाथा गाई गई है रशिया यूक्रेन वॉर में नॉर्ड स्ट्रीम 2 के बारे में कि बहुत ही ज़्यादा वहाँ से वो गैस आती है, ठीक है। तो रशिया और जर्मनी के बीच में ये पाइपलाइन है, तो ये आपको पता ही होनी चाहिए। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पे, प्रेसिडेंट के इम्पीचमेंट के बारे में। अभी थोड़ी देर पहले हमने किया है। ही कैन बी इम्पीच्ड ओनली ऑन द चार्ज ऑफ वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, बिल्कुल। ऑन रिमूवल ऑफ प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट टेक्स चार्ज एज प्रेसिडेंट फॉर द रिमेनिंग टेन्योर। ये चीज़ मैंने नहीं बताई थी, याद रखना कि जब भी प्रेसिडेंट का रिमूवल हो जाएगा तो दोबारा इलेक्शन ही कराने पड़ेंगे, दोबारा इलेक्शन ही करवाने पड़ेंगे। वाइस प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट की तरह वो नहीं करेंगे, टेक चार्ज नहीं लेंगे, ठीक है, दोबारा इलेक्शन नहीं होंगे। तो सेकंड स्टेटमेंट होंगे, फर्स्ट स्टेटमेंट हमारी करेक्ट है, ठीक है। और सारी चीज़ें मैं करवा चुकी हूँ इसके बारे में। अब आ जाते हैं हमारे सीएम के बारे में, ठीक है। अब आ जाते हैं अपने सीएम के बारे में। ही होल्ड्स ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ गवर्नर। देखो ये स्टेटमेंट करेक्ट है कि मतलब वो प्लेजर ऑफ गवर्नर के टाइम पे ही मतलब अपने वो होल्ड करते हैं अपने ऑफिस को गवर्नर। लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि गवर्नर उसको किसी भी टाइम पे डिसमिस कर सकता है। जब तक उनके पास कॉन्फिडेंस है हाउस में तब तक उनका कुछ नहीं हो सकता, ठीक है। जब भी उनके कॉन्फिडेंस नहीं रहेगा हाउस में तब गवर्नर उनको हटा सकते हैं, ऐसे नहीं हटा सकते कभी भी। तो सेकंड स्टेटमेंट रॉन्ग है, सेकंड स्टेटमेंट रॉन्ग होती है, हमारा आंसर आ गया, ठीक है। इसका मतलब ही कैन रिकमेंड द डिसोल्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली टू द गवर्नर। बिल्कुल ये रिकमेंड कर सकते हैं कि कब उसको हटाना है कब नहीं हटाना है। तो क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 26 पे, इलेक्शन कमीशन के बारे में बताना है। किसके बारे में, इलेक्शन कमीशन के बारे में। सबसे पहले इलेक्शन कमीशन रिकॉग्नाइजेज पार्टी एज नेशनल पार्टीज और स्टेट पार्टीज ऑन द बेसिस ऑफ देयर पोल परफॉर्मेंस। उनके पोल का परफॉर्मेंस कैसा है उसके बेस पे इलेक्शन कमीशन रिकॉग्नाइज करता है पार्टीज़ को। बिल्कुल बिल्कुल सही स्टेटमेंट है ये, अभी बताऊंगी तो क्यों है। सेकंड है रिकॉग्निशन ग्रांटेड बाय इलेक्शन कमीशन टू पॉलिटिकल पार्टीज डिटरमाइन देयर राइट्स टू सर्टेन प्रिविलेजेस इन इलेक्शन। बोल रहे कि जो रिकॉग्निशन है जो इलेक्शन कमीशन ग्रांट करता है पॉलिटिकल पार्टीज़ को, वो उनको सर्टेन प्रिविलेजेस दी जाती हैं। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। किस टाइप की प्रिविलेजेस दी जाती हैं, जैसे कि सबसे पहले उनको पार्टी के सिम्बल्स प्रोवाइड कर दिए जाते हैं, ठीक है, कि उनके वही सिंबल रहेंगे, या फिर उनको एक्सेस टू इलेक्टोरल रोल दे दिया जाता है, एक्सेस टू इलेक्टोरल रोल, ठीक है, या फिर उनको टाइम दे दिया जाता है टीवी या रेडियो पे ब्रॉडकास्टिंग का कि आप अपने पार्टी को प्रमोट कर सकते हो, ऐसे ऐसे। तो ये होते हैं मतलब कुछ रिकॉग्निशन अगर इलेक्शन कमीशन दे देता है पार्टीज़ को। तो दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है वैसे, तो आंसर आ गया सी। अब देखो एक चीज़ ध्यान रखना, ये तो रिकॉग्नाइज कर लिया लेकिन रजिस्टर कर लेता है, लेकिन जो इलेक्शन कमीशन है उसके पास डी रजिस्टर करने की कोई पावर नहीं होती है। पार्टीज़ को जो इलेक्शन कमीशन है वो डी रजिस्टर नहीं कर सकता है, ठीक है, डी रजिस्टर नहीं कर सकता, ये चीज़ ध्यान रखना, डी रजिस्टर करने की पावर उनके पास नहीं होती। अब मैं आपको बताती हूँ कि कब इलेक्शन कमीशन जो है वो बोलता है कि मतलब क्या बता रही थी मैं, इलेक्शन कमीशन मेनली अभी बात हमने की कि रिकॉग्नाइज करता है पॉलिटिकल पार्टीज़ को कि वो नेशनल पार्टीज़ हैं कि वो स्टेट पार्टीज़ हैं। अब वो नेशनल पार्टीज़ हैं तो याद रखना उसके लिए 3 कंडीशन होंगी। अगर कोई नेशनल पार्टी बनना चाहती है तो इलेक्शन कमीशन 3 कंडीशन प्रोवाइड करता है कि आपके पास ये 3 कंडीशन होनी चाहिए तो आपको नेशनल पार्टी माना जाएगा। सबसे पहले क्या होनी चाहिए, ये अलग अलग कंडीशन है, ठीक है, अलग अलग कंडीशन है। सबसे पहले या तो आपके पास 6% वैलिड वोट्स होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए, 6% वैलिड वोट्स होनी चाहिए, या तो लोकसभा में या फिर लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्शन में किन्हीं भी 4 और मोर स्टेट से, 4 और मोर स्टेट से, किसी एक स्टेट से नहीं, 4 या उससे ज़्यादा स्टेट से, क्योंकि आप क्या बन रहे हो, नेशनल पार्टी बन रहे हो, ठीक है। और उसके साथ आपको क्या जीतनी है, उसके साथ आपको जीतनी है 4 सीट्स। क्या जीतनी है आपको, 4 सीट्स जीतनी है लोकसभा में या फिर किसी भी स्टेट से या स्टेट से, ठीक है। याद रखना आपको 4 सीट जीतनी है और 6% वैलिड वोट चाहिए हमें 4 स्टेट से। दूसरी मतलब चलो ठीक है ये नहीं हुई आपसे, तो या फिर आप एक काम कर सकते हो, या फिर आप क्या करो 2% सीट जीतो, 2% सीट जीतो लोकसभा में। लोकसभा में आपको 2% सीट जीतनी है, या और कितनी स्टेट से, ये 3 स्टेट से मिला के होनी चाहिए। याद रखना 3 स्टेट से मिला के आपको 2% जो सीट्स हैं वो जीतनी है। ये वोट्स नहीं है, ये सीट्स हैं, 2% आपको सीट जीतनी है। या फिर तीसरी कंडीशन क्या हो सकती है, तीसरी कंडीशन है कि या फिर आप 4 स्टेट्स में स्टेट पार्टी बन जाओ,
4 स्टेट्स में क्या बन जाओ, स्टेट पार्टी बन जाओ, तो आपको नेशनल पार्टी रिकॉग्नाइज कर दिया जाएगा। ये 3 कंडीशन है, अगर किसी भी पार्टी ने ये 3 कंडीशन फुलफिल कर दी तो ये क्या बन जाएगी, नेशनल पार्टी बन जाएगी। ठीक है, तो याद रखना 4 स्टेट्स में या तो आप स्टेट पार्टी हो, या फिर आप 2% सीट जीत जाओ किसी भी 3 स्टेट्स में, या फिर और क्या होना चाहिए 6% वैलिड वोट जीतो लोकसभा में, असेंबली में 4 या ज़्यादा स्टेट से, या फिर 4 और उसके साथ 4 सीट्स भी जीतनी है आपको इलेक्शन में। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखनी है। अब चलो ठीक है भाई, नेशनल पार्टी बन गई हमारी, हमें नहीं बनानी भाई, हमारे से ये चीज़ें पूरी नहीं होंगी, अब हमें स्टेट पार्टी बनानी। तो स्टेट पार्टी के लिए याद रखना 4-5 कंडीशन है, इसके लिए 5 कंडीशन है। सबसे पहले या तो ठीक है, ये सारे या लगेंगे, या तो एक कोई भी इसमें से कोई भी कंडीशन सेटिस्फाई कर दो आप नेशनल पार्टी बन जाओगे। ऐसे स्टेट में है, या तो आपके पास 6% वैलिड वोट्स हों, ठीक है, या तो आपके पास 6% वैलिड वोट्स हों लोकसभा या लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्शन में, और आप 2 सीट्स जीत जाओ। आपको सीट्स कितनी जीतनी है, 2 सीट्स जीतनी है लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्शन में। ठीक है, अगर लेजिस्लेटिव असेंबली का इलेक्शन तो आपको कितनी सीट्स जीतनी है, केवल 2 सीट्स जीतनी है। या फिर आपके पास 6% वैलिड वोट्स हैं किसी भी इलेक्शन में, लोकसभा या फिर लेजिस्लेटिव असेंबली में, और आप 1 सीट जीत जाओ, कहाँ पे, लोकसभा में, मतलब जो पार्लियामेंट के इलेक्शन है उसमें आप 1 सीट जीत जाओ, तो भी आप क्या बन जाओगे, स्टेट पार्टी बन जाओगे। चलो भाई, ये भी पूरी नहीं हुई। इसके अलावा या फिर आप क्या कर सकते हो, आप 3% सीट जीतो, 3% आपको सीट जीतनी है किसमें, लोकसभा असेंबली में, सॉरी लोकसभा असेंबली क्या बोल रही हूँ मैं, लेजिस्लेटिव असेंबली में। ठीक है, और या फिर 3 सीट, या तो 3 सीट या 3% सीट, या तो 3 सीट जीत जाओ या फिर 3% सीट जीत जाओ लोकसभा असेंबली में, जो भी ज़्यादा हो वो मान लो आप। ठीक है, या फिर चौथी कंडीशन क्या है, आप 1/, मतलब हर 25 में से 1 सीट जीत जाओ लोकसभा के इलेक्शन में, लोकसभा के इलेक्शन में हर 25 में से 1 सीट आप जीत जाओ, तो आप क्या बन जाओगे, स्टेट पार्टी बन जाओगे। या फिर इसके अलावा 2011 में एक नई कंडीशन ऐड की गई थी, क्या की गई थी, एक नई कंडीशन ऐड की गई थी, क्या कंडीशन ऐड की गई थी, वो की गई थी कि आप 8% वैलिड वोट ले आओ, 8% वैलिड वोट ले आओ, या तो लोकसभा या फिर लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्शन में। ठीक है, तो आप क्या बन जाओगे, स्टेट पार्टी बन जाओगे। तो ये कंडीशंस है किसके लिए, स्टेट पार्टी के लिए। बहुत आसान है। ठीक है, 6% वैलिड वोट हैं अगर आपकी, तो आपको असेंबली में 2 सीट जीतनी है। अगर 6% वैलिड वोट है अगर लोकसभा की मानो, तो ठीक है, आप लोकसभा में 1 ही, मतलब MP 1 ही बना दो, तब भी माना जाएगा। या तो आप 3% सीट जीत जाओ, या फिर 3 सीट जीत जाओ, या फिर हर 25 में से 1 सीट आपकी होनी चाहिए, या फिर 8% वैलिड वोट टोटली ले आओ। तो अगर ये सारी कंडीशन आप पूरी कर रहे हो तो आप स्टेट पार्टी बन जाओगे, नहीं तो आप नेशनल पार्टी बन जाओगे। ठीक है, तो यही है। और जब भी पार्टी रिकॉग्नाइज हो जाती है तो उनको फ़ायदे तो आपको पता ही है क्या क्या मिलते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ होगी हमारी कंप्लीट। आ जाते हैं किस पे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 27 पे। चलिए भाई, क्वेश्चन नंबर 27 हमें क्या बोलता है, प्राइम मिनिस्टर किसके चेयरमैन होते हैं। तो याद रखना, प्रेसिडेंट तो सारों के ही होते हैं, नीति आयोग, इंटर स्टेट काउंसिल, नेशनल इंटीग्रेशन काउंसिल, तीनों के ही होते हैं। ठीक है, ये जो है एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी होती है, ये आर्टिकल 263 के अकॉर्डिंग बनती है। और नीति आयोग तो आपको पता ही हो भी एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल है। तो क्वेश्चन नंबर 27 आंसर हो गया हमारा डी। कैबिनेट कमेटीज़ के बारे में बात करनी है। ठीक है, देख लेते हैं। सबसे पहले दीज आर एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, बिल्कुल एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल होती हैं, सारी की सारी जो है वो प्राइम मिनिस्टर हेड करते हैं, बिल्कुल सारी नहीं करते। तो आंसर हमारा क्या आ गया, 8 डायरेक्ट। देखो मेनली जो है ना ये 8 टाइप की होती हैं। कितने टाइप की होती है, 8 टाइप की होती हैं। सबसे पहले होती है, एक तो होती है अपॉइंटमेंट कमेटी, एक होती है एकोमोडेशन कैबिनेट कमेटी ऑन अकोमोडेशन। ठीक है, फिर एक होती है इकोनॉमिक अफेयर्स, एक होती है पार्लियामेंट्री अफेयर्स, एक होती है पॉलिटिकल अफेयर्स। ठीक है, उसके बाद एक होती है इन्वेस्टमेंट एंड ग्रोथ वाली, इन्वेस्टमेंट एंड ग्रोथ, और एक स्किल एंड डेवलपमेंट। देखो ये इन्वेस्टमेंट एंड ग्रोथ एंड स्किल एंड डेवलपमेंट की कैबिनेट कमेटी अभी रिसेंटली बनी है। ठीक है, इनमें से जो अकोमोडेशन और जो पार्लियामेंट्री जो अफेयर्स वाली जो चीज़ें हैं ना, इन 2 को छोड़ के, ये 2
प्राइम मिनिस्टर हेड नहीं करते, सारी जो है वो प्राइम मिनिस्टर हेड करते हैं। इनको छोड़ के, इन दो को छोड़ के सारी जो कैबिनेट कमेटी है उनको कौन हेड करते हैं, पीएम हेड करते हैं। मतलब जो मोस्टली हैं उनको पीएम हेड करते हैं, लेकिन सबको नहीं करते। इनको कौन करते हैं, मेनली होम मिनिस्टर करते हैं इन दो को। ठीक है, याद रखना ये कहीं पे भी कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है, इसलिए इनको बोला जा रहा है एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल। ठीक है, पीएम जो है इनके नंबर को चेंज भी कर सकते हैं जब चाहें, और मेनली इनकी मेंबरशिप जो होती है कितने हैं, 3 से 8 मेंबर्स इसमें मिलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 28 हमारा आंसर हो गया ए। आ जाते हैं किस पे, क्वेश्चन नंबर 29 पे। स्विफ्ट सिस्टम क्या है, देखो स्विफ्ट सिस्टम क्या है, बहुत ही वैसा सिस्टम है। सबसे पहले अभी आपने रशिया यूक्रेन वॉर में तो इसका बहुत ज़्यादा नाम सुना होगा। सबसे पहले जो ये है, ये ऑपरेट करता है एज ए मिडल मैन, वेरीफाई करने के लिए ट्रांजैक्शन की इन्फॉर्मेशन को सिक्योर फाइनेंशियल मैसेजिंग सर्विसेज प्रोवाइड करके। तो यही आंसर है इसका। ठीक है, यही आंसर है। ये एक टाइप का मैसेजिंग सिस्टम है। ठीक है, और अभी क्यों न्यूज़ में है, क्योंकि रशिया को इससे बाहर निकाल दिया गया है। किसको, रशिया को इससे बाहर निकाल दिया गया है। और इससे पहले अगर आपको बता दूं, ईरान और एक नॉर्थ कोरिया, ये तो इससे पहले ही बाहर हैं, ये तो इससे पहले ही बाहर हैं, और रशिया भी अब इससे बाहर निकाल दिया गया है। मेनली इसमें कोई मनी का सेटलमेंट नहीं होता, याद रखना, इसमें कोई मनी का सेटलमेंट नहीं होता। ये केवल मैसेज भेजता है, मतलब ये करने के लिए, जस्टिफाई करने के लिए कि आप ही हो कि नहीं हो। ठीक है, मेनली इसको कौन कंट्रोल करता है, याद रखना, इनको कंट्रोल कौन करता है, G10 के कंट्रीज़ के जो सेंट्रल बैंक है वो, प्लस एक यूरोपियन सेंट्रल बैंक, और एक है बेल्जियम का सेंट्रल बैंक, नेशनल बैंक ऑफ बेल्जियम। ठीक है, ये तीन ये मिलके जो है इसको कंट्रोल करते हैं। स्विफ्ट सिस्टम को मेनली एस्टैब्लिश किया गया था 1973 में एस्टैब्लिश किया गया था। याद रखना, 1973 में एस्टैब्लिश किया गया था। तो कहाँ पे, बेल्जियम में। कहाँ पे इसको एस्टैब्लिश किया गया, बेल्जियम में एस्टैब्लिश किया गया था। इससे पहले कौन सा कोई सिस्टम यूज़ होता था, यस, टेलेक्स एक सिस्टम था, वो इससे पहले यूज़ होता था। ये मेनली कितने कैरेक्टर का होता है, अगर आपसे पूछ भी लिया जाए, भाई ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं कि कितने स्टेप वेरिफिकेशन है, तो ये भी पूछ सकते हैं कि कितने, वो तो याद रखना 8 कैरेक्टर का कोड होता है, 8 कैरेक्टर का स्विफ्ट कोड होता है। याद रखना कि 8 कैरेक्टर का कोड होता है ये स्विफ्ट कोड। अब आप बोलोगे चलो देखो, मतलब मेनली रशिया को उससे बाहर निकाल दिया था, तो कोई अल्टरनेटिव स्विफ्ट जैसे सिस्टम है जो मतलब ट्रांजैक्शंस को सिक्योर करने के लिए बनाए गए हैं? तो बिल्कुल, और भी सिस्टम है। एक तो है SPFS, ये मेनली रशिया का है। SPFS किसका है, रशिया का, मेनली वहाँ पे ट्रांसफ़र करने के लिए। एक है CIPS, ये मेनली क्रॉस बॉर्डर इंटर बैंक पेमेंट सिस्टम है, ये मेनली चाइना का है। एक आपने सुना होगा IFSC कोड, इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड, ये यूनिक 11 डिजिट का है, ये इंडिया का है। ठीक है, RBI मेनली ये बैंक को असाइन करता है। एक है MICR कोड, आपने सुना होगा, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन, ये 9 डिजिट का होता है, और मेनली ये जो है बैंक ब्रांच को आइडेंटिफाई करने में काम आता है। मेन वर्क है इसका चेक को क्लियर करना। ठीक है, तो ये है MICR, IFSC, ये 2 इंडिया यूज़ करता है। उसके बाद CIPS मेनली चाइना यूज़ करता है, और SPFS मेनली रशिया यूज़ करता है। तो ये चीज़ आपको ध्यान होनी चाहिए, बस इतना ही पता होना चाहिए आपको, इससे ज़्यादा पता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। उसके बाद आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 30 पे। क्वेश्चन नंबर 30 हमें क्या बोलता है, फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम के बारे में बताना है। सबसे पहले यहाँ पे एक कॉन्स्टिट्यूएंसी से एक ही रिप्रेजेंटेटिव इलेक्ट होता है, बिल्कुल होता है। सेकेंड है, द विनिंग कैंडिडेट इन दिस सिस्टम मस्ट सिक्योर मोर देन, ऐसा नहीं है 50% वोट चाहिए, मेनली आपको अगले दूसरे से आगे निकलना है। ठीक है, मेनली जो विनिंग पोस्ट को सबसे पहले विनिंग पोस्ट पे सबसे पहले पहुंच जाता है वही विनर बन जाता है। ठीक है, इसको प्लूरलिटी सिस्टम भी बोलते हैं। तो कोई 50% से ज़्यादा रहने की ज़रूरत नहीं है, जो पहले उस पोस्ट पे पहुंच जाएगा तो वही जीत जाएगा। ठीक है, तो 30 का आंसर क्या हो गया, ए। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 31 पे। हमें बताना है इलेक्टोरल बॉन्ड के बारे में। इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम, सबसे पहले ऑल पॉलिटिकल पार्टीज आर एलिजिबल टू रिसीव फंडिंग थ्रू इलेक्टोरल बॉन्ड। जितने भी पॉलिटिकल, देखो सारी पॉलिटिकल पार्टी कैसे कर सकती हैं, ऐसा नहीं है, सारी पॉलिटिकल पार्टी इलेक्टोरल बॉन्ड को रिसीव नहीं कर सकते। कौन सी पार्टी कर सकती हैं, ऐसी पार्टी जो RPA एक्ट 1951 में सेक्शन 29 में रजिस्टर हैं। सबसे पहले तो वो सेक्शन 29A में वो पार्टी रजिस्टर हैं। और दूसरी चीज़, जब भी लास्ट जो लोकसभा या लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्शन हुए थे उसमें उन्होंने कम से कम 1% या उससे ज़्यादा सीट्स प्राप्त किए। 1% से कम नहीं होनी चाहिए, 1% जितने भी वोट पोल हुई उसमें से 1% सीट उनकी आई है। ठीक है, तभी वो एलिजिबल है रिसीव करने के, अदरवाइज वो नहीं है। सेकंड है, इलेक्टोरल बॉन्ड कैन नॉट बी परचेज बाई इंडिविजुअल। देखो इंडिविजुअल भी कर सकता है और वो कलेक्टिव या फिर कलेक्टिव भी खरीद सकते हैं, तो ऐसा नहीं है कि इंडिविजुअल नहीं कर सकता। तो ये स्टेटमेंट भी रॉन्ग होगी, इंडिविजुअल भी उनको मतलब कर सकता है। तो आंसर क्या आ गया, डी। और ये इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम में आई कब थी, 2018 में आई थी।
कब आई थी, 2018 में आई थी, और मेनली 1000, 10,000 और 1 लाख, 10 लाख या फिर 1 करोड़, इसके ही डिनोमिनेशंस में ये इशू की जा सकती है, मतलब 1000 वगैरह के डिनोमिनेशन में इसको इशू किया जा सकता है, और 1000 से लेके 1 करोड़ तक, ठीक है। इसके अलावा केवल अभी एक ही ब्रांच है जो इसको मेनली एडमिनिस्टर कर रही है, वो है SBI, ऑथराइज है ये सेल करने के लिए। और ये जो क्या है, इलेक्ट्रोल बॉन्ड्स हैं, केवल 15 दिन के लिए ही वैलिड रहते हैं, डेट ऑफ इशू से केवल 15 दिन के लिए ही वैलिड रहते हैं, उसके बाद जो है उनको इनकैश करवाना पड़ेगा पॉलिटिकल पार्टीज़ को, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 31 आंसर हो गया डी। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 32 पे। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो है वो इज़ एन एग्जीक्यूटिव ब्रांच ऑफ पार्लियामेंट एंड इट कलेक्टिवली गवर्न्स ऑन बिहाफ ऑफ पार्लियामेंट। बिल्कुल, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो है वो एक ब्रांच है जो मेनली उनके बिहाफ पे काम करती है। फिर इट इज़ बाइंडिंग ऑन ऑल मिनिस्ट्रीज टू परस्यू और एग्री टू ए पॉलिसी फॉर विच देयर इज, देखो जहाँ पे कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है वहाँ पे तो सारे मिनिस्ट्री को सारी बातें माननी ही पड़ेंगी। तो स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, आंसर हमारा क्या हो गया, सी। मेनली काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो वो होते हैं, मतलब क्या बोलते हैं, अपॉइंट होते हैं, या फिर मतलब जो होते हैं वो होते हैं आर्टिकल 74 के अकॉर्डिंग, मतलब एड एंड एडवाइस देते हैं वो प्रेसिडेंट को, ठीक है। याद रखना, एड एंड एडवाइस भी देते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, किसको किसको, प्रेसिडेंट को, ठीक है। किसको देते हैं, प्रेसिडेंट को। याद रखना 42nd एंड 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में, 42nd एंड 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में ये बाइंडिंग हो गया प्रेसिडेंट पे, उनकी जो एडवाइस है, इनकी एडवाइस क्या होगी, बाइंडिंग होगी प्रेसिडेंट पे। अगर ये कोई चीज़ एडवाइस करते हैं तो प्रेसिडेंट को माननी पड़ेगी, ये क्या होगी, बाइंडिंग होगी प्रेसिडेंट पे। ये चीज़ ध्यान रखना, आर्टिकल 74 के अकॉर्डिंग, मतलब 44th और 42nd अमेंडमेंट एक्ट में ऐसा मतलब बाद में कर दिया गया। क्या इनकी मतलब स्ट्रेंथ, देखो इनकी स्ट्रेंथ जो है ना, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की जो स्ट्रेंथ है वो टोटल जो स्ट्रेंथ है लोकसभा की है उसकी, उससे 15% से ज़्यादा नहीं हो सकती, केवल 15% ही रह सकती, उससे ज़्यादा नहीं हो सकती। ये प्रोविज़न कब ऐड किया था, 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में ऐड किया गया था 2003 में, कि 15% से ज़्यादा इनकी स्ट्रेंथ आप नहीं कर सकते। और एक और चीज़ 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में की गई थी कि अगर आप 10th शेड्यूल के अकॉर्डिंग, डिफेक्शन के थ्रू अगर आप डिस्क्वालीफाई हो जाते हो तो आप मिनिस्टर नहीं बन सकते। अगर आप 10th शेड्यूल के अंदर आप डिस्क्वालीफाई हो जाते हो तो आप मिनिस्टर नहीं बन सकते। ये भी 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में ही वो किया गया था। अब ये कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबल किसके लिए होते हैं, वैसे लोकसभा के लिए होते हैं, ठीक है। याद रखना, ये पार्लियामेंट पूरी के लिए नहीं होते, केवल लोकसभा के लिए कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल होते हैं। और ये ऑफिस कब तक होल्ड करते हैं, जब तक प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट होता है, जब तक प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट होता है तब तक ये अपना ऑफिस होल्ड करते हैं, ठीक है। और एक चीज़ ध्यान रखना, जो हमारे ये मिनिस्टर होते हैं ना, मेंबर्स होते हैं, उनकी कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, लेकिन यहाँ पे लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती इंडिया में। याद रखना, इंडिया में लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी का कोई मतलब नहीं है। यहाँ पे कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल होते हैं, इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबल होते हैं, लेकिन यहाँ पे लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी का कोई कंसेप्ट नहीं होता है। याद रखना, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर अभी मैंने बताया कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, लेकिन जो कैबिनेट है वो नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, वो कैबिनेट किसी कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं आती है। तो क्वेश्चन नंबर 32 हो गया कंप्लीट। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 33 पे। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉरपोरेशन के बारे में बताना है। बोल रहे हैं इसकी जो मेंबरशिप ऑफ वो 4 कॉन्टिनेंट्स में फैली हुई है, बिल्कुल 4 कॉन्टिनेंट्स में फैली हुई है, जैसे कि एशिया, अफ्रीका, साउथ अमेरिका और यूरोप, ये 4 कॉन्टिनेंट्स में फैली हुई है। कितने मेंबर्स हैं इसमें, 57 मेंबर्स है, और सबसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है ये। यूएन के बाद सबसे अगर बड़ी कोई ऑर्गेनाइजेशन है वो ये OIC है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉरपोरेशन, ठीक है। रिसेंटली इंडिया को ऑब्जर्वर स्टेटस, देखो नहीं इन्विटेशन आया था केवल, लेकिन ऑब्जर्वर स्टेटस नहीं दिया गया क्योंकि पाकिस्तान ने उस प्रपोजल को क्या कर दिया, अपोज कर दिया, तो उनको नहीं दिया गया, ठीक है। तो नहीं दिया गया, तो सेकंड स्टेटमेंट रॉन्ग है, फर्स्ट स्टेटमेंट हमारी क्या है, करेक्ट है। इसके अलावा इसके बारे में और क्या बात कर सकते हैं, ये मेनली मुस्लिम वर्ल्ड की कलेक्टिव वॉइस है, ठीक है। कलेक्टिव वॉइस है किसकी, मुस्लिम वर्ल्ड की। ये कब बनी थी, याद रखना 1969 में बनी थी, कहाँ पे, मोरक्को में, ठीक है। कहाँ पे बनी थी, ये मोरक्को में बनी थी। और उसके बाद क्या है, इंडिया इसका मेंबर है, नहीं, ऑब्जर्वर स्टेटस नहीं दिया गया, तो मेंबर कहाँ से होगा। हेडक्वार्टर्स इसके कहाँ पे है, जेद्दाह में। जेद्दाह कहाँ पे है, सऊदी अरेबिया में, ठीक है। जेद्दाह सऊदी अरेबिया में इसके हेडक्वार्टर्स हैं, और ये सारी हैं इसके बारे में चीज़ें। तो ये क्वेश्चन हो गया हमारा कंप्लीट। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 34 पे। विद रेफरेंस टू इंटर स्टेट काउंसिल के बारे में हमें बताना है। इंटर स्टेट काउंसिल, ठीक है, ये कॉन्स्टिट्यूशन के कौन से आर्टिकल में, आर्टिकल 263, किसमें है, 263 में। अब आ जाते हैं नेक्स्ट, क्या बोल रहे हैं, इट वॉज एस्टेब्लिश्ड ऑन रिकमेंडेशन ऑफ पुंची कमीशन। देखो याद रखना, इंटर स्टेट काउंसिल सरकारिया कमीशन के रिकमेंडेशन पे बनी थी, ना कि पुंची कमीशन,
ठीक है, तो ये स्टेटमेंट हमारी होगी रॉन्ग। सेकंड है, इसके जो सेक्रेटरीट है वो जोनल काउंसिल को भी सेक्रेटरीट प्रोवाइड करते हैं, ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। 1991 में इसके सेक्रेटरीट बने हैं, लेकिन जोनल काउंसिल को सेक्रेटरीट कब से प्रोवाइड करें, 2011 से इसके सेक्रेटरीट जो है वो जोनल काउंसिल को भी अपने सेक्रेटरीट प्रोवाइड कर रहे हैं। आर्टिकल 263 के अकॉर्डिंग ये बनी है, और मेनली कोई भी यूनियन स्टेट्स या अमंग स्टेट्स के बीच में कोई भी मतलब डिस्कशन होना है, कोई भी चीज़ पे इन्वेस्टिगेशन या डिस्कशन होना है किसी भी सब्जेक्ट पे जो कॉमन इंटरेस्ट के हैं, तो उस चीज़ पे मेनली इंटर स्टेट काउंसिल उनके लिए बनाई जाती है। मेनली एटलीस्ट एक साल में कितनी बार मिलती है, 3 बार मतलब 3 बार मिलती है एक साल में, मेनली 3 बार मिलती है, क्या लिख रही हूँ मैं, ठीक है। और मेनली इसके चेयरपर्सन कौन होते हैं, प्राइम मिनिस्टर, ध्यान रखना प्राइम मिनिस्टर इसके चेयरपर्सन होते हैं, और मेंबर्स कौन होते हैं, सीएम वगैरह, ठीक है। और 6 इसमें कैबिनेट वो होते हैं, कैबिनेट रैंक के मिनिस्टर्स भी होते हैं इसमें अपॉइंटेड, ठीक है। तो ये हमारा हो गया क्या, इंटर स्टेट काउंसिल, ठीक है, ये क्या होगी हमारी इंटर स्टेट काउंसिल। अब मैंने बताया कि जोनल काउंसिल को वो क्या क्या प्रोवाइड करते हैं, ये जोनल काउंसिल को सेक्रेटरीट। तो जोनल काउंसिल क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं, ये क्या है, स्टैट्यूटरी बॉडी, ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है, ठीक है। और ये स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956 के अकॉर्डिंग बनी है, और इसके अकॉर्डिंग जो कंट्री है उसको 5 जोन्स में बांट दिया गया है, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट और सेंट्रल, ठीक है। लेकिन इसमें नॉर्थ ईस्ट अलग है, नॉर्थ ईस्ट काउंसिल अलग है, याद रखना, नॉर्थ ईस्ट काउंसिल अलग है, वो नॉर्थ ईस्ट काउंसिल एक्ट के अंदर बनी है। नॉर्थ ईस्ट काउंसिल एक्ट 1972 जो था उसके अकॉर्डिंग नॉर्थ ईस्ट काउंसिल बनी है, मेनली नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स को रिप्रेजेंट करवाने के लिए, ठीक है। एक आपने सुना होगा इंटर स्टेट, अभी थोड़ी देर पहले देखा था, इंटर स्टेट ट्रेड एंड कॉमर्स, मैंने बताया था 301 से 305 आर्टिकल्स के लिए वो है। एक आपने सुना होगा इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट के लिए भी आर्टिकल है, वो है 262, कौन सा है, वाटर डिस्प्यूट के लिए 262। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है कि कौन से क्या क्या चीज़ें हैं, मैं बहुत सारी चीज़ें एक जगह लिखवा देती हूँ, तो बोलती रहती हूँ, तो उसके बारे में आप ज़्यादा सुना करो, ठीक है, आँख बंद करके सुनते रहो। तो आंसर क्या आ गया इसका, बी, ठीक है, 34 का आंसर आ गया हमारा बी। हाँ, आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 35 में, मनी बिल के बारे में बताना है। किसके बारे में, मनी बिल के बारे में, कौन से आर्टिकल में है, देखो मनी बिल का नाम आते हैं आपके मन में आर्टिकल आ जाना चाहिए, कुछ सारे प्रोविजन आ जाने चाहिए। सबसे पहले सारे मनी बिल फाइनेंशियल बिल होते हैं, बिल्कुल, लेकिन सारे फाइनेंशियल बिल मनी बिल नहीं होते, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, ये फाइनेंशियल बिल और ये मनी बिल, ऐसे मान सकते हो। ज्वाइंट सीटिंग जो है वो होती ही नहीं है, याद रखना, मनी बिल में ज्वाइंट सीटिंग का कोई कंसेप्ट नहीं है, तो आंसर आ गया हमारा डायरेक्ट ए, ठीक है। केवल स्पीकर ही डिसाइड करेंगे कि वो कोई भी बिल जो है वो मनी बिल है कि नहीं है, स्पीकर का डिसीजन जो होगा वो फाइनल होगा। यहाँ पे ज्वाइंट सीटिंग का कोई कंसेप्ट नहीं होता है। यहाँ पे राज्यसभा की बहुत कम पावर्स होती हैं, बहुत कम पावर्स, जैसे कि वो मतलब जो राज्यसभा है वो रिजेक्ट नहीं कर सकती मनी बिल को, ठीक है, वो अमेंड नहीं कर सकती, रिजेक्ट नहीं कर सकती, अमेंड नहीं कर सकती, और उसके बाद उसमें केवल और केवल रिकमेंडेशन दे सकती है, केवल और केवल रिकमेंडेशन दे सकती है, अमेंड नहीं कर सकती, रिजेक्ट नहीं कर सकती, ठीक है। और उनको रिटर्न करना पड़ेगा बिल को 14 डेज़ के अंदर, रिटर्न करना पड़ेगा 14 डेज़ के अंदर, नहीं तो क्या माना जाएगा, उसको पास ही माना जाएगा, नहीं तो उस बिल को पास ही माना जाएगा, ठीक है। याद रखना, मनी बिल को केवल और केवल लोकसभा में ही पास किया जा सकता है, केवल लोकसभा में ही इसको इंट्रोड्यूस किया जा सकता है मनी बिल को, ठीक है। और वो भी कब, प्रायर परमिशन ऑफ प्रेसिडेंट से, प्रायर परमिशन ऑफ प्रेसिडेंट होनी चाहिए मनी बिल को इंट्रोड्यूस करने के लिए, और केवल लोकसभा में उसको इंट्रोड्यूस किया जा सकता है, इसीलिए ऐसे बिल को गवर्नमेंट बिल भी बोलते हैं। और केवल कोई भी मिनिस्टर जो है वही इसको क्या कर सकता है, इंट्रोड्यूस कर सकता है, याद रखना, कोई मिनिस्टर ही इसको इंट्रोड्यूस कर सकता है कि इसको मनी बिल को, ठीक है। अब प्रेसिडेंट क्या क्या कर सकते हैं, प्रेसिडेंट मना कर सकते हैं क्या इसको, देखो प्रेसिडेंट जो है वो उनको अपना असेंट देना ही पड़ेगा, ठीक है। प्रेसिडेंट अपना असेंट या तो दे देंगे या विद होल्ड भी करके रख सकते हैं, विद होल्ड भी करके रख सकते हैं। प्रेसिडेंट क्या नहीं कर सकते, याद रखना, प्रेसिडेंट रिजेक्ट नहीं कर सकते बिल्कुल, क्योंकि उनकी परमिशन से आया है, ठीक है। रिटर्न नहीं कर सकते प्रेसिडेंट, रिटर्न नहीं कर सकते, रिजेक्ट नहीं कर सकते मनी बिल को, बहुत सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। देखो अगर ये बिल मान लो कि मनी बिल डिफीट हो गया तो क्या होगा, तो याद रखना गवर्नमेंट को रिज़ाइन करना पड़ जाएगा अगर मनी बिल डिफीट हो गया तो, ठीक है। अब सारी चीज़ें एक बार फिर से बता देती हूँ। मनी बिल आर्टिकल 1110 के अकॉर्डिंग सेटअप होता है, स्पीकर डिसाइड करेंगे मनी बिल कोई मनी बिल है कि नहीं है, ज्वाइंट सीटिंग का कोई कंसेप्ट नहीं होता है, राज्यसभा जो वो रिजेक्ट नहीं कर सकती है, इसको अमेंड नहीं कर सकती, केवल रिकमेंडेशन दे सकती है, और 14 दिन के अंदर वो रिटर्न नहीं करती है तो इसको पास माना जाएगा। लोकसभा में ही केवल इसको इंट्रोड्यूस किया जा सकता है, और वो भी प्रेसिडेंट की प्रायर परमिशन से, और जो मिनिस्टर हैं वो
केवल मिनिस्टर ही इसको इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, ठीक है, प्राइवेट मेंबर नहीं कर सकते। उसके बाद प्रेसिडेंट जो है वो या तो असेंट दे देंगे या फिर विदहोल्ड भी कर सकते हैं अपने असेंट को, लेकिन वो बिल को रिजेक्ट या फिर रिटर्न नहीं कर सकते हैं। और अगर ये बिल पास नहीं हुआ तो गवर्नमेंट को रिज़ाइन करना पड़ जाएगा। ये है हमारा मनी बिल। हमारा क्वेश्चन हो जाता है 35 कंप्लीट। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 36 पे। कौन सी लिस्ट में कौन सा सब्जेक्ट आता है? सबसे पहले फॉरेस्ट कौन से, देखो अभी आपने एक वो सुना होगा 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, उसमें 5 सब्जेक्ट्स को जो है वो स्टेट्स लिस्ट से कंकरेंट लिस्ट में डाल दिया गया। वो कौन से 5 सब्जेक्ट है? बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर आपको ये नहीं पता है तो आपको पता ही होना चाहिए। एक तो था फॉरेस्ट, एक था एजुकेशन, ठीक है, एक तो फॉरेस्ट, एजुकेशन, एक था वेट्स एंड मीजर्स। क्या था? एक वेट्स एंड मीजर था, और एक क्या था? एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस। एक क्या था? एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस। और एक था फॉरेस्ट, प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड एनिमल्स एंड बर्ड्स, का प्रोटेक्शन, ठीक है। ये 5 चीज़ें थी जो स्टेट लिस्ट से कंकरेंट लिस्ट में डाली थी। तो फॉरेस्ट पहले स्टेट लिस्ट में थे, फिर उसको किस में डाल दिया? कंकरेंट लिस्ट में। तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग होगी। अभी मैंने बताया एजुकेशन, उसको कंकरेंट लिस्ट में डाला है, तो बिल्कुल सही है। एग्रीकल्चर याद रखना स्टेट लिस्ट में ही होती है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट रॉन्ग है, सेकंड और थर्ड स्टेटमेंट हमारी करेक्ट है। तो हमारा आंसर क्या आ गया? सी, ठीक है। नॉर्मल सी चीज़, आप ये चीज़ आप जरूर ध्यान कर लेना, क्योंकि है ना एक ऐसा क्वेश्चन फंसा देते हैं जो आपको पता ही होना चाहिए। अगर आपको ये पता है तो 2 चीज़ें तो आपको, 5 चीज़ें तो पता ही है। अगर ये सारी चीज़ें आ जाती हैं तो आप क्वेश्चन निकाल लोगे। अब जाते हैं क्वेश्चन नंबर 37 पे। 37 हमें क्या बोलता है? लेजिस्लेटिव काउंसिल। देखो बहुत बार आ गया अब इसके बारे में, इसके इलेक्शन के बारे में बताना है। सबसे पहले उसके इलेक्शन में कौन कौन पार्टिसिपेट करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत आसान भी है, ठीक है। सबसे पहले तो देखो लेजिस्लेटिव काउंसिल के इलेक्शन जो है ना वो इनडायरेक्ट इलेक्शन होते हैं। कैसे होते हैं? इनडायरेक्ट इलेक्शन होते हैं। दूसरी चीज़, इसकी जो स्ट्रेंथ होती है वो जो टोटल हाउस है उसकी स्ट्रेंथ के 1/3 होनी चाहिए, ठीक है, केवल 1/3 होनी चाहिए, ठीक है। और मैक्सिमम स्ट्रेंथ 1/3 होनी चाहिए। और मिनिमम कितने होने चाहिए? मिनिमम 40 मेंबर्स। इसके अलावा जो पार्लियामेंट है वो चेंज भी कर सकते हैं, ये मेनली कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन किया गया है। मैनर ऑफ इलेक्शन मतलब कौन कौन इलेक्शन में पार्टिसिपेट करता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। 1/3 जो है वो लोकल बॉडीज़ से आते हैं, मेंबर्स जो हैं वो लोकल बॉडीज़ के मेंबर सिलेक्ट करते हैं। 1/3 जो मेंबर्स हैं वो MLA मतलब मेनली इलेक्ट करके भेजते हैं। और 1/6 जो मेंबर हैं उनको नॉमिनेट करते हैं हमारे गवर्नर। 1/12 जो मेंबर हैं वो मेनली ग्रेजुएट्स जो होते हैं ना, ग्रेजुएट्स वो मेनली जो भी इलेक्ट करके भेजते हैं, डायरेक्ट इलेक्शन जो होता है। और 1/12 जो है टीचर्स, और वो सेकेंडरी लेवल से नीचे नहीं होनी चाहिए, सेकेंडरी लेवल से वो नीचे नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखना। तो ये सारे हैं जो इलेक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। तो मेंबर्स ऑफ म्यूनसिपैलिटी यस, लोकल बॉडीज़ वाला हो गया। प्राइमरी स्कूल टीचर नहीं, सेकेंडरी से नीचे कोई नहीं होना चाहिए, सेकेंडरी से नीचे कोई नहीं होना चाहिए। तो डायरेक्ट आंसर आ गया, इसका आंसर क्या आ गया हमारा? बी, ठीक है। फिर MLA फ्रॉम स्टेट यस, और MP फ्रॉम MP वाला का कोई कंसेप्ट नहीं है। तो ये क्वेश्चन हो गया हमारा कंप्लीट। और इनका इलेक्शन कैसे होता है? वही है सिंगल ट्रांसफरेबल वोट और प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, उनके थ्रू इनका इलेक्शन होता है। उसके बाद ये कौन सा चैम्बर है? कंटिन्यूइंग चैम्बर है ये, ठीक है। ये डिज़ोल्व नहीं होता, ये क्या नहीं होता? डिज़ोल्व नहीं होता है, ठीक है। इसके बाद इसमें 1/3 मेंबर हर सेकंड ईयर पे क्या कर जाते हैं, ऐसे याद कर सकते हो 1 2 3। 1/3 मेंबर हर सेकंड ईयर पे रिटायर कर जाते हैं। इसकी टर्म कितनी होती है मेंबर्स की? 6 ईयर्स होती है। इलेक्शन हर तीसरे साल होता है, हर 3rd ईयर इलेक्शन होता है, ठीक है। री इलेक्शन मतलब री इलेक्शन, नॉमिनेशन जैसे कि जो वो करते हैं, कौन करते हैं? प्रेसिडेंट करते हैं, वो कितने भी बार हो सकता है, ठीक है। री इलेक्शन जो है वो कितने भी बार हो सकता है, ये चीज़ ध्यान रखना। उसके बाद आ जाते हैं किस पे? 38 पे। अगर स्पीकर की या फिर डिप्यूटी स्पीकर की लोकसभा में वैकेंसी हो जाती है सीट, तो एक्टिंग स्पीकर की तरह कौन काम करेगा? तो याद रखना हु में इलेक्ट, कौन इलेक्ट कर सकता है एक्टिंग स्पीकर? तो याद रखना प्रेसिडेंट। किसी भी बंदे को उठाएंगे और क्या कर देंगे, वो कर देंगे प्रेसिडेंट, सॉरी स्पीकर बनने के पोस्ट पे लगा देंगे उसको। अभी क्या करते हैं, थोड़ा सा स्पीकर के बारे में देख लेते हैं, ठीक है।
अब आप एक बात बताओ कि जो स्पीकर है उसके इलेक्शन की डेट कौन फिक्स करते हैं? प्रेसिडेंट फिक्स करते हैं, ध्यान रखना। कौन फिक्स करते हैं उनके इलेक्शन की डेट? प्रेसिडेंट फिक्स करते हैं। उसके अलावा मेनली जो स्पीकर है वो अपनी पावर कहाँ से मतलब वो लेते हैं? सबसे पहले तो एक तो कॉन्स्टिट्यूशन से लेते हैं, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है। एक रूल्स ऑफ प्रोसीजर से लेते हैं, और एक लेते हैं कंडक्ट ऑफ बिजनेस ऑफ लोकसभा से। कंडक्ट ऑफ बिजनेस ऑफ लोकसभा से 3 जगह से मेनली जो स्पीकर है वो अपनी पावर को ड्राइव करते हैं। उसके बाद इनकी नॉर्मल वोटिंग में ये वोट नहीं करते, मेनली इनकी कौन सी वोट होती है? कास्टिंग वोट होती है, ठीक है। और मेनली ये कहाँ पे प्रिसाइड करते हैं? याद रखना, जॉइंट सीटिंग में भी ये प्रिसाइड करते हैं, ठीक है। जॉइंट सीटिंग में, जब भी जॉइंट सीटिंग होगी तो यही प्रिसाइड करेंगे, कौन? स्पीकर, ठीक है। डिसाइड करते हैं कि मनी बिल है कि नहीं, मतलब वो बिल मनी बिल है कि नहीं, ये फाइनल डिसीजन उन्हीं का होता है। 10th शेड्यूल के अंदर जो डिस्क्वालिफिकेशन होता है उनके अंदर भी मतलब जो क्या बोलते हैं उसको, डिस्क्वालिफिकेशन जो होता है वो, उसमें भी स्पीकर का डिसीजन जो होता है वो फाइनल होता है। लेकिन जुडिशियल रिव्यू उसका हो सकता है कि हो तो होलो हन केस के अकॉर्डिंग उनका जुडिशियल रिव्यू हो सकता है, लेकिन हाँ फाइनल डिसीजन स्पीकर का ही होता है। उसके बाद बहुत सारी बॉडीज़ के ही चेयरपर्सन भी होते हैं, जैसे कि अगर एक्स ऑफिशियो चेयरमैन की बात करें, एक्स ऑफिशियो चेयरमैन की बात करें तो ये किस किस के एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होते हैं? तीन के। एक तो है इंडियन पार्लियामेंट्री ग्रुप, एक है हमारा जो कॉन्फ्रेंस होती है प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स की, प्रिसाइडिंग ऑफिसर की जो कॉन्फ्रेंस होती है ऑफ लेजिस्लेटिव बॉडीज़, ऑफ लेजिस्लेटिव बॉडी, उनको ये प्रिसाइड करते हैं, मतलब उनके एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होते हैं। और उसके अलावा किसके होते हैं? उसके अलावा आपने 3 कमेटी पड़ी होंगी, बिजनेस एडवाइजरी कमेटी, एक रूल्स कमेटी, और एक है जर्नल पर्पस कमेटी, ठीक है। तो ये 3 जो कमेटीज़ हैं उनके चेयरपर्सन होते हैं, इनके भी चेयरपर्सन होते हैं, तो ध्यान रखना ये इनके चेयरपर्सन होते हैं। हटाया कैसे जा सकता है? याद रखना, इनको एब्सोल्यूट मेजोरिटी से हटाना पड़ेगा। लोकसभा में क्या होनी चाहिए? एब्सोल्यूट मेजोरिटी जब आएगी तब इनको हटाया जा सकता है, ठीक है। याद रखना, इनके वर्क को कहीं भी आप डिस्कस नहीं कर सकते, क्रिटिसाइज़ नहीं कर सकते लोकसभा में, जब तक सब्सटेंसिव मोशन ना आए। जब तक सब्सटेंशिव मोशन ना आए तब तक इनके वर्क को ना आप डिस्कस कर सकते हो ना क्रिटिसाइज़ कर सकते हो। ध्यान रखना है, सब्सटेंशिव मोशन तब आएगा तभी आप इसको क्रिटिसाइज़ कर सकते हो। तो ये हो गया हमारा कौन सा? स्पीकर के बारे में। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 39, वाइट चेक्ड मकाऊ के बारे में। दे हैव लॉन्ग थिक हेयर और नेक एंड लॉन्ग टेल्स, बिल्कुल ये होती है। WPA के उसमें इसको कोई स्टेटस नहीं मिला, याद रखना, कहीं पे अभी इसको कोई स्टेटस नहीं मिला है। तो इसका आंसर क्या हो गया हमारा? ए, क्योंकि हमसे पूछा था करेक्ट स्टेटमेंट। अब जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 40 पे। बहुत सारे स्टेट लेवल इलेक्टोरल ऑफिसर्स हैं, तो उसके बारे में हमें बताना है, ठीक है। सबसे पहले देखो मैं है ना, सबसे पहले ये ऑफिसर्स करवा ही देती हूँ ना, फिर नहीं तो फिर आप बोलोगे कि मैम तो भगा रही हैं बिना बात के। सबसे पहले इलेक्शन, अगर कोई कहीं पे इलेक्शन हो रहा है तो वहाँ पे कोई इलेक्शन मशीनरी होगी, मतलब जो इलेक्शन करवाएगी। तो सबसे पहले क्या आएंगे? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, जिसमें एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर होंगे और 2 जो होंगे वो नॉर्मल इलेक्शन कमिश्नर होंगे, ये तो आपको पता ही है। और उनको कौन अपॉइंट करते हैं? हमारे प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं। अब काम होता है मेन इलेक्शन का, अब मेन इलेक्शन कमीशन का काम शुरू होता है। सबसे पहले वो किसको अपॉइंट करते हैं? सबसे पहले आते हैं चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर। कौन आते हैं? सबसे पहले आता है चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर। ये मेनली किसी भी स्टेट या यूटी में जो इलेक्शन होते हैं उनको क्या करते हैं? सुपरवाइज करते हैं। किसको करते हैं? सुपरवाइज करते हैं, ताकि मेनली ओवरऑल सुपरिटेंडेंस डायरेक्शन कंट्रोल इनके हाथ में होता है, ठीक है। और इनको कौन अपॉइंट करते हैं? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, ठीक है। उसके बाद आते हैं हमारे डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर। कौन आते हैं? डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर। मेनली ये मतलब फील्ड पे करते हैं, मतलब सुपरवाइज करते हैं इलेक्शन को डिस्ट्रिक्ट्स के, मतलब डिस्ट्रिक्ट में कैसे हो रहा है। ये पूरी स्टेट के लिए हो गए चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर, ये मेनली क्या हो गए? डिस्ट्रिक्ट के लिए हो गए। इनको भी कौन नॉमिनेट करता है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। इनको वो करता है स्टेट गवर्नमेंट के साथ कंसल्टेशन में आके, स्टेट गवर्नमेंट से पूछ के इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इनको अपॉइंट करते हैं। उसके बाद आते हैं हमारे रिटर्निंग ऑफिसर। कौन होते हैं? रिटर्निंग ऑफिसर। ये मेनली जो मतलब मान लो कि किसी कॉन्स्टिट्यूएंसी में हो रहा है तो उस कॉन्स्टिट्यूएंसी में इलेक्शन करवाने के लिए ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ठीक है। और इनको भी कौन मतलब अपॉइंट करता है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इनको अपॉइंट करते हैं, ठीक है। और इनके साथ वो कुछ एडिशनल रिटर्निंग ऑफिसर्स को भी अपॉइंट कर देते हैं। इसके अलावा एक होते हैं इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर। कौन होते हैं? इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर। मेनली जो इलेक्टोरल रोल्स को प्रिपेयर करते हैं, जो इलेक्टोरल रोल्स को क्या करते हैं? प्रिपेयर करते हैं। और इनको भी कौन अपॉइंट करता है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इनको अपॉइंट करते हैं। फिर आते हैं मेन किसी भी पोलिंग स्टेशन के पोलिंग ऑफिसर, या फिर पोलिंग ऑफिसर के बाद प्रिसाइडिंग ऑफिसर। ये क्या होते हैं? प्रिसाइडिंग ऑफिसर।
प्रिसाइडिंग ऑफिसर ये मेनली क्या करते हैं, पोल्स करवाते हैं, पोलिंग ऑफिसर के साथ मिलकर ये पोल्स को कंडक्ट ही करवाते हैं, ठीक है। और मेनली इनको कौन अपॉइंट करता है, याद रखना, इनको करते हैं डिस्ट्रिक्ट इलेक्टोरल ऑफिसर। डिस्ट्रिक्ट इलेक्टोरल ऑफिसर मेनली इनको अपॉइंट करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और यूटीज़ में इनको कौन अपॉइंट करता है, चलो स्टेट में तो डिस्ट्रिक्ट इलेक्टोरल ऑफिसर इनको अपॉइंट करते हैं, यूटीज़ में कौन करता है, यूटीज़ में इनको रिटर्निंग ऑफिसर इनको अपॉइंट करते हैं, याद रखना, ठीक है। यूटीज़ में इनको कौन अपॉइंट करता है, रिटर्निंग ऑफिसर इनको अपॉइंट करते हैं। अब आप एक चीज़ ध्यान रखो, देखो ये हो गया आपका, ये कौन कौन से हैं देखो, ठीक है, ये हो गया हमारा, यही है सारी पोस्ट, ठीक है। अब हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा है, मेन चीज़ तो ये है, कहाँ गई मैं, चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर जो है स्टेट लेवल पे उनको गवर्नर अपॉइंट करते हैं। अभी आया था कौन इनको अपॉइंट करते हैं, चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर को कौन करते हैं, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। तो ये पहले स्टेटमेंट हमारी क्या होगी, रॉन्ग होगी। बस आपको है ना सिंपली ध्यान रखना है मैं क्या बता रही हूँ, ठीक है। उसके बाद रिटर्निंग ऑफिसर जो है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे उनको डीएम नॉमिनेट करता है, बिल्कुल नहीं, उनको भी कौन करते हैं, हमारे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ही करते हैं। तो ये स्टेटमेंट भी हमारी रॉन्ग है, तो नोट करेक्ट बतानी है, तो दोनों ही नोट करेक्ट है। तो आंसर हमारा क्या आ गया, सी। देख लो, रिटर्निंग ऑफिसर ऑफ, देखो कहाँ गए भाई, अरे भाई नीचे वाला कहाँ गया, पता नहीं भाई। चलो अभी आप पिछले आपने स्क्रीनशॉट लिया हो तो आप देख लेना, पता नहीं कहाँ चला गया, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 40 इलेक्टोरल ऑफिसर्स के बारे में मैंने बता दिया। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के बारे में बताना है। सबसे पहले दे आर एस्टेब्लिश्ड इन स्टेट बाय एक्ट ऑफ कंसर्न स्टेट लेजिस्लेचर। सबसे पहले कंसर्न जो स्टेट लेजिस्लेचर है, उसके एक्ट के अकॉर्डिंग इनको एस्टेब्लिश किया जाता है म्यूनसिपल कॉरपोरेशन को। तो ये स्टेटमेंट क्या है, बिल्कुल सही है, उसके अकॉर्डिंग इनको सेटअप किया जाता है। जो मेयर होते हैं वो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑथोरिटी होते हैं कॉरपोरेशन की, जो मेयर होते हैं, ठीक है। मेयर चीफ एग्जीक्यूटिव ऑथोरिटी होते हैं। तो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑथोरिटी मेयर नहीं होते, कमिश्नर होते हैं, ये चीज़ ध्यान रखना, कमिश्नर होते हैं जो चीफ वो होते हैं। तो ये सेकंड स्टेटमेंट रॉन्ग होगी, फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है, तो हमारा आंसर आ गया ए। अब हम एक बार थोड़ी सी चीज़ और देख लेते हैं। अरे भाई क्या हो क्या रहा है, ये अभी दिख रहा है थोड़ा सा, देखो सबसे पहले क्या बता रही थी मैं, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में मेनली आप एक चीज़ ध्यान रखना, 3 बॉडीज़ होती हैं म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में। एक तो होते हैं कमिश्नर, एक होती है काउंसिल, और एक होती है स्टैंडिंग कमेटी, ठीक है। ये सुप्रीम कोर्ट मत मान लेना, ठीक है। ये म्यूनसिपल कॉरपोरेशन है, ये स्टैंडिंग कमेटी, ये काउंसिल है, और ये कमिश्नर है, ठीक है। याद रखना सारे जो भी काउंसिल और स्टैंडिंग कमेटी जो भी डिसीजन लेगी उन सबको इम्प्लीमेंट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होती है, कमिश्नर की होती है। इसीलिए इनको चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर भी बोला जाता है, इसलिए एग्जीक्यूटिव ऑफिसर नहीं, सॉरी, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑथोरिटी भी बोला जाता है इनको, इसलिए इनको चीफ एग्जीक्यूटिव ऑथोरिटी भी बोला जाता है कॉरपोरेशन की, क्योंकि सारे जो डिसीजन हैं इंप्लीमेंट करने के वो इन्हीं पे होते हैं, ठीक है। इनको मेनली कौन अपॉइंट करती है, इनको मेनली अपॉइंट करती है स्टेट गवर्नमेंट। कौन इनको अपॉइंट करती है, मेनली स्टेट गवर्नमेंट इनको अपॉइंटमेंट करती है। और मेनली जर्नली ये क्या होते हैं, आईएएस ऑफिसर्स होते हैं, ठीक है। जर्नली ये आईएएस ऑफिसर्स होते हैं, स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट करती है। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑथोरिटी इनको बोला जाता है क्योंकि सारे डिसीजन जो भी काउंसिल या स्टैंडिंग कमेटी लेती है वो सारे मेनली ये इम्प्लीमेंट करने का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो इन्हीं पे होती है। अब आ जाते हैं काउंसिल और ये स्टैंडिंग कमेटी होती क्या है। देखो सबसे पहले काउंसिल को हेड करते हैं मेयर। काउंसिल को कौन हेड करते हैं, मेयर। और मेयर का कोई काम नहीं है, केवल मीटिंग पे प्रिसाइड करना है, जो भी मीटिंग होएगी उसको प्रिसाइड करना मेयर का काम। इसके नीचे कौन होते हैं, डिप्टी मेयर। इनके नीचे कौन होते हैं, डिप्टी मेयर अपॉइंट हो जाते हैं। मेनली जो ये इलेक्ट होते हैं वो मेनली 1 ईयर के लिए होते हैं, रिन्यूएबल टर्म के लिए। ये मेनली कुछ नहीं होते, ऑर्नामेंटल या फॉर्मल हेड होते हैं। इनका मेन फंक्शन होता है काउंसिल के ऊपर मेनली प्रिसाइड करना। और मेनली ये बॉडी क्या करती है, लेजिस्लेटिव विंग है कॉरपोरेशन की। लेजिस्लेटिव विंग जिसको बोलते हैं ना, जो मेनली लॉ बनाती है, लेजिस्लेटिव विंग है ये मेनली। डेलिब्रेटिव और लेजिस्लेटिव विंग है ये। और इसमें कुछ मेंबर्स डायरेक्टली इलेक्टेड होते हैं, कुछ मेंबर्स जो है वो डायरेक्टली इलेक्टेड होते हैं, और कुछ मेंबर जो है वो नॉमिनेटेड होते हैं, ये चीज़ ध्यान रखना। और जो इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं वो 1 साल के लिए चुने जाते हैं, ये मैंने आपको बता दिया। तो कुछ डायरेक्टली इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं, कुछ नॉमिनेटेड मेंबर्स होते हैं। ये लेजिस्लेटिव विंग है और कुछ काम नहीं है इनका, बस केवल डिसीजन लेना है। उसके बाद जो ग्राउंड वर्क करेगी वो करेगी स्टैंडिंग कमेटी। ये क्या होती है, ये वर्किंग ऑफ द काउंसिल में मेनली ये रोल प्ले करेगी। मेनली
मेनली कोई भी ग्राउंड पे जाना होगा, मतलब पब्लिक वर्क, एजुकेशन, हेल्थ, टैक्सेशन से रिलेटेड जो भी डिसीजन लेना होगा फील्ड पे, वो स्टैंडिंग कमेटी लेगी। तो ये है म्यूनसिपल कॉरपोरेशन। म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में मेनली 3 चीज़ें होती हैं, एक काउंसिल होती है, एक स्टैंडिंग कमेटी होती है और एक होते हैं कमिश्नर। ये मेनली लॉज बनाएंगी, ये मेनली डेटा इकट्ठा करेगी या जो भी चीज़ें ये करेगी, और जो ये दोनों मिलकर डिसीजन लेंगे उनको इम्प्लीमेंट करेंगे हमारे कमिश्नर, इसलिए उनको चीफ एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी बोला जाता है। अब आपका ये क्वेश्चन गलत हो गया तो फिर नो वन कैन डू एनीथिंग, ठीक है। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 42 पे। क्या बोलते हैं, मेजर नॉन नेटो एलाई स्टेटस किसको दिया जाता है? सबसे पहले इसको यूरोपियन यूनियन देती है, बिल्कुल नहीं, इसको कौन देता है? यूएसए देते हैं, यूएसए देता है इसको, मेनली यूएसए डेजिग्नेट करता है अभी, क्योंकि उसने कतर को एक स्टेटस दिया है, ये कतर को मेजर नॉन नेटो एलाई का स्टेटस दिया है। और फिर बोल रहे हैं कि इट प्रोवाइड्स मिलिट्री एंड इकोनॉमिक प्रिविलेजेस एज वेल एज सिक्योरिटी कमिटमेंट्स। देखो याद रखना कि जब भी किसी मेंबर को मेजर नॉन नेटो एलाई का स्टेटस दिया जाता है तो यस उसको मिलिट्री और इकोनॉमिक प्रिविलेजेस दिए जाते हैं, लेकिन कोई भी सिक्योरिटी कमिटमेंट उसके साथ नहीं की जाती कि आप सिक्योरिटी आप पे थ्रेट होगा तो हम आपकी हेल्प करेंगे। अगर इतना ही होता तो फिर यूक्रेन की हेल्प कर देता अमेरिका, अमेरिका किसी की हेल्प नहीं करेगा मुश्किल में, एक चीज़ ध्यान रखना। तो कोई सिक्योरिटी कमिटमेंट अमेरिका नहीं करता है। तो सेकंड स्टेटमेंट रॉन्ग होगी, फर्स्ट स्टेटमेंट भी रॉन्ग ही है, तो 42 का आंसर हमारा क्या हो गया? डी, ठीक है। बस ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, मेजर नॉन नेटो एलाई का मतलब कुछ नहीं है, आपको बस आपके ये की जाएगी, मेनली मिलिट्री और इकोनॉमिक प्रिविलेजेस आपको प्रोवाइड कर दी जाएंगी, और मेनली यूएसए करता है, यूरोपियन यूनियन नहीं करता है। अब आ जाते हैं प्राइवेट मेंबर बिल पे। सबसे पहले ये बिल जो है वो मिनिस्टर नहीं, कोई मेनली कोई भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इसको इंट्रोड्यूस कर सकता है, तो बिल्कुल कोई भी मेंबर कर सकता है। और डिपार्टमेंट बनाता, देखो डिपार्टमेंट कोई नहीं बनाता, डिपार्टमेंट अगर बनाएगा तो वो अपना बिल मिनिस्टर को देगा, ठीक है। वो प्राइवेट मेंबर क्यों लाएगा? तो मेनली जो इसको बनाने का जो मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो केवल उस मेंबर की ही होती है, ठीक है। और उनको ये इंट्रोड्यूस करने से पहले नोटिस देना होता है, उन प्रायर नोटिस देना होगा, वो भी कितने महीने पहले? 1 महीने पहले, 1 महीने पहले उनको प्रायर नोटिस देना होगा ये बिल इंट्रोड्यूस करने से पहले। तो इसका आंसर हमारा क्या हो गया? ए, ये होता है प्राइवेट मेंबर बिल। फिर आ जाते हैं 44th क्वेश्चन पे। ए मेंबर कैन बी नॉमिनेटेड टू राज्यसभा फॉर एनी नंबर ऑफ टाइम। बिल्कुल, इंडिया में कोई कितनी बार भी एमपी बन सकता है। द नॉर्मल टर्म ऑफ राज्यसभा इज 6 ईयर। देखो राज्यसभा की टर्म नहीं होती, वो मेंबर्स की टर्म होती है, तो राज्यसभा की कोई टर्म नहीं है, वो तो इनफाइनाइट टाइम तक चली रही हो, तो डिसॉल्व होती ही नहीं है। तो सेकंड स्टेटमेंट रॉन्ग होगी, फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है, तो हमारी आंसर क्या हो गया? ए। और एक चीज़ ध्यान रखना, इस पेपर में अगर आपके 28 से भी ज़्यादा, मतलब 28 से ज़्यादा मार्क्स आ रहे हैं ना, इसका मतलब आप ठीक हो। अगर उससे कम आ रहे हैं तो इसका मतलब सोचो थोड़ा सा अपने बारे में। और वैसे भी नॉर्मल, अगर आप सेकंड बार भी तैयारी कर रहे हो ना इसकी, सेकंड बार इन द सेंस एक बार आपने पूरी पॉलिटी पढ़ ली है 2-3 बार और फिर से आप कर रहे हो, या फिर आपका फर्स्ट अटैम्प्ट हो गया है, सेकंड अटैम्प्ट के लिए दे रहे हो, तो आपके 30+ ही क्वेश्चंस ठीक होने चाहिए। अगर आपके 30+ क्वेश्चंस ठीक नहीं हो रहे हैं, इट मीन्स आपके बेसिक्स भी क्लियर नहीं है, और पेपर में आप बेसिक्स ही रॉन्ग करके आओगे, ठीक है। तो you should keep in mind that your 30+ question should be correct, and I am not saying that all questions should be correct, क्योंकि कुछ ना कुछ तो कमियां रह ही जाती हैं। तो आप अपने अच्छे से देख लेना चीज़ों को और अच्छे से तैयारी करो, ठीक है। इंडियन जुडिशरी के बारे में बताना है। दी ओथ एंड अफर्मेशन फॉर सुप्रीम कोर्ट जजेस इज प्रोवाइडेड अंडर 2nd शेड्यूल। देखो ओथ एंड अफर्मेशन जो है वो 3rd शेड्यूल में प्रोवाइड की जाती है सुप्रीम कोर्ट जजेस को, इसमें नहीं प्रोवाइड की जाती, 2nd में नहीं की जाती, तो इस फर्स्ट स्टेटमेंट रॉन्ग होगी। एनी रिटायर्ड जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट जो है उनको वापस बुलाया जा सकता है और सुप्रीम कोर्ट जज बनाया जा सकता है बाय चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, अगर प्रेसिडेंट की प्रायर परमिशन है। बिल्कुल, ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है, तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाता है? डी। कोई इसमें मतलब वो नहीं है, क्या ही बताऊँ मैं इसमें। क्वेश्चन नंबर 46 क्या बोलता है? मिस्टर XYZ जो है वो सुप्रीम कोर्ट के जज बनना चाहते हैं, तो मिनिमम एज क्या है? देखो मैंने बताया था मिनिमम एज कुछ है ही नहीं, मैंने बताया था मिनिमम एज कुछ है ही नहीं, 3-4 कंडीशन होनी चाहिए। क्या कंडीशन थी वो? एक तो वो सिटीजन ऑफ इंडिया होने चाहिए, एक हाई कोर्ट के जज होने चाहिए 5 साल तक, एक हाई कोर्ट के एडवोकेट होने चाहिए 5 साल तक, ठीक है। शायद यहाँ पे डिस्टिंग्विश्ड जूरिस्ट था, हाँ वो होने चाहिए, तो आप क्या बन सकते हो? सुप्रीम कोर्ट के जज बन सकते हो, अदरवाइज नहीं। स्माइल स्कीम के बारे में बताना है। सबसे पहले स्माइल स्कीम जो है वो रिहेबिलिटेशन प्रोवाइड करेगी मार्जिनलाइज्ड इंडिविजुअल को, बिल्कुल करेगी। ये मेनली फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करेगी हाउसिंग की और स्किल डेवलपमेंट की, बिल्कुल ये भी करेगी। ये बोल रहे हैं कि इसमें ट्रांसजेंडर प्रोटेक्शन सेल बनाए जाएंगे, यस बनवाए जाएंगे, लेकिन डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के अंडर, याद रखना डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के अंडर बोल रहे हैं,
देखो इसमें ट्रांसजेंडर प्रोटेक्शन सेल बनाए जाएंगे, लेकिन ये डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के अंडर नहीं बनाए जाएंगे, वो बनाएंगे DGP ऑफ पुलिस के अंडर, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस के अंडर उनको रखा जाएगा, ताकि सारी जो कंप्लेंट्स वगैरह हैं वो उनकी अच्छे से सुनी जाए, टाइम पे इन्वेस्टिगेशन हो, इसी सारी चीज़ों के लिए। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखनी है। ट्रांसजेंडर प्रोटेक्शन सेल बनाए जाएंगे, लेकिन वो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के अंडर नहीं होंगे, वो DGP के अंदर होंगे। तो थर्ड स्टेटमेंट रॉन्ग हो गई और फर्स्ट एंड सेकंड स्टेटमेंट हमारी करेक्ट है। तो आंसर हमारा क्या हो गया? ए। ये मेनली कौन सी स्कीम है? सेंट्रल सेक्टर स्कीम है और मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के अंडर इसको रिलीज़ किया गया है। अम्ब्रेला स्कीम है जो मेनली बैगर्स और ट्रांसजेंडर दोनों को हाउसिंग फैसिलिटी और उनको बहुत सारी चीज़ें प्रोवाइड करेगी, जैसे स्किल, हेल्थ, एजुकेशन, हाउसिंग फैसिलिटी, ये सारी चीज़ें प्रोवाइड की जाएंगी। PM केयर्स फॉर चिल्ड्रन स्कीम, सबसे पहले ये रिहैबिलिटेशन और जो गैप फंडिंग है, एजुकेशन नहीं इनको मिल पा रही है, जिन्होंने अपने दोनों पेरेंट्स को खो दिया, उनके लिए लॉन्च की गई है बिल्कुल। और इसमें क्या किया जाएगा? मंथली स्टाइपेंड दिया जाएगा 18 साल के बच्चे से, एंड लंप सम जो है 10 लाख अमाउंट दिया जाएगा जब वो 23 ईयर्स की एज कंप्लीट कर लेंगे। तो बिल्कुल दोनों स्टेटमेंट सही है। आंसर क्या हो गया? सी। 49 हमें बताना है ओरिजिनल जुरिडिक्शन क्या सुप्रीम कोर्ट का। देखो अगर आपने इन तीनों में से कुछ भी नहीं पढ़ा है ना, तो आपको मैंने कल ही बताया था, रिट जुरिडिक्शन। रिट जो है वो सुप्रीम कोर्ट की क्या है? ओरिजिनल एंड कनकरेंट पावर है। कनकरेंट पावर है किसके साथ? हाई कोर्ट के साथ। और किसके अंदर सुप्रीम कोर्ट करता है? आर्टिकल 32 के अंदर। और हाई कोर्ट किसके अंदर उसको मतलब वो करता है, रेट्स इशू करता है? 226 के अंदर। ठीक है, और सुप्रीम कोर्ट जो है केवल और केवल फंडामेंटल राइट्स के इन्फोर्समेंट के लिए ही इशू कर सकता है, लेकिन जो हाई कोर्ट है वो अदर इश्यूज़ के लिए भी रिट इशू कर सकता है। इसका मतलब जो रिट इशू करने की जो पावर है वो हाई कोर्ट की ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू सुप्रीम कोर्ट। अब जाते हैं क्वेश्चन नंबर 50 पे। Supreme Court asked the center and state to respond to a petition to enforce the fundamental duties of citizens. ठीक है, इन दिस कॉन्टेक्स्ट कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग फंडामेंटल ड्यूटीज़ के बारे में कुछ चीज़ें बतानी है। बोल रहे हैं कि एट प्रेजेंट 14 फंडामेंटल ड्यूटीज़, मैंने आपको बताया था कितनी फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, 11 फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं। और सच में जब स्टार्टिंग में ऐड की गई थी तो 10 ही थी। ठीक है, 10 ही थी, और सवर्ण सिंह कमेटी ने रिकमेंड किया था इनको 10 ही थी। और फिर 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ, उसमें एक और ऐड की गई एजुकेशन वाले की। हर एक पेरेंट को जो है अपने वार्ड को 6 से 14 ईयर्स के एज में एजुकेशन प्रोवाइड करने के लिए अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करनी पड़ेंगी। ठीक है, और इसके अलावा बहुत सारे फंडामेंटल ड्यूटीज़ को वो करने के लिए लीगल प्रोविजंस भी लाए गए हैं, जिसके लिए एक बैठी थी वर्मा कमेटी। ठीक है, मैंने आपको बताया था 2 कमेटी जब भी फंडामेंटल ड्यूटीज़ आए आपको याद होनी चाहिए। तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग होगी, 14 नहीं होती है। आफ्टर देयर इनकॉर्पोरेशन इन कॉन्स्टिट्यूशन द पार्ट दैट इंश्राइन द ड्यूटीज हैज़ बीन अमेंडेड ओनली वंस। अभी बता दिया मैंने, केवल एक बार अमेंड हुई है, और वो क्यों हुई है वो मैंने आपको बता दिया। तो सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है, फर्स्ट स्टेटमेंट रॉन्ग है। तो आंसर हमारा क्या आ गया? बी। अभी मैंने आपको बता दिया कि इसमें से आपके कितने क्वेश्चन कम से कम ठीक होने चाहिए। ठीक है, कम से कम अगर आप ठीक हो तो 30+, अगर आपके ठीक जा रहे हैं तो ठीक है, आप 20 क्वेश्चन और नए सीख सकते हो। अगर आपके 30 से कम है तो यू नीड टू वर्क ऑन वेरी हार्ड। ठीक है, अभी आपके पास टाइम है तो आप कर सकते हो, और इसके साथ आप मीन्स की प्रिपरेशन अच्छे से करो। ठीक है, क्योंकि तभी सिलेक्शन हो पाएगा, अदरवाइज़ केवल प्री पास करना ही आपका एम नहीं होना चाहिए। जब भी आपका सिलेक्शन होगा तो फिर आपको मेंस भी तो क्लियर करना है। अगर प्री करोगे तो फिर प्री के बाद मेंस आप नहीं रेडी कर पाओगे। ठीक है, तो अच्छे से प्रिपेयर करो। और चलिए इसी नोट पे आज का लेक्चर ख़त्म करते हैं। और अगर आपने यहाँ तक वीडियो कंप्लीट देख ली है तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और बेस्ट ऑफ लक टू यू फॉर योर नेक्स्ट अटेम्प्ट। सो थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।